हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके समक्ष में लेके आया हूँ जो है फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन। आजकल के जमाने में खास करके इंटरनेशनल ट्रेड में ब्लॉकचेन का रियल वर्ल्ड यूज केस यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इतना बढ़ चुका है कि दोस्तों अब आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते कि आने वाला भविष्य है और पूरा बिजनेस के डायनामिक्स को ही चेंज कर देगा। इनफैक्ट ये आज की डेट में भी काफी सारे सेक्टर्स में अप्लाई हो चुका है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। तो इससे पहले कि आप आउट ऑफ डेट हो जाए, राइट, अपने नॉलेज को आज आप बढ़ा लीजिए और पूरा बेसिक से हम सीखेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। हमने कुछ वीडियोस ब्लॉकचेन के बारे में अपलोड किए थे हमारे चैनल में, लेकिन बहुत सारी क्वेरीज हमको आई थी कि सर वी वांट टू गेट टू नो अबाउट देयर फाउंडेशन, किस तरीके से ये वर्कआउट होता है, इसके क्या यूज केसेस है और इस कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है या कंप्लीट कर रहे हैं और आने वाला भविष्य किस हिसाब से होगा ट्रेड का। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ये वीडियो दोस्तों आपके समक्ष में लेके आया हूँ। लेके आया हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि क्यों ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ी या क्यों हमको इनकी जरूरत है। क्या ऐसा करंट सिस्टम में लिमिटेशंस है जिनके कारण ब्लॉकचेन की इतनी चर्चा हो रही है दुनिया भर में। तो दोस्तों आजकल के जमाने में जो सिस्टम लागू है करंटली वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। अब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का मतलब क्या है कि कोई अथॉरिटी है आपके ऊपर जो निर्णय ले रही है, वो शायद आपके पक्ष में हो या आपके फेवर में ना हो, लेकिन वो निर्णय को आपको मानना पड़ता है, चाहे सही हो या गलत हो। फॉर एग्जाम्पल, जो आप बैंक से ट्रांजैक्शन करते हो तो बैंक क्या है? सेंट्रल अथॉरिटी है, राइट। आपको बैंक के रूल्स और रेगुलेशंस मानने ही पड़ेंगे, आप मना नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करें तो हमारा डेटा जो है वो गूगल के पास है या फेसबुक के पास है, या अगर मैं बिजनेस के सेक्टर की बात करूं, राइट, कि जैसे आपने ERP का कोई सॉफ्टवेयर लिया हो, राइट, या आपका कंपनी का कोई डेटा क्लाउड में हो, तो आपका डेटा जो है आज की डेट में मोस्ट ऑफ द कंपनीज के पास, राइट, जो सिस्टम यूज करते हैं वो सेंट्रलाइज्ड होती है। सेंट्रलाइज्ड मतलब कि किसी एक अथॉरिटी के पास आपका पूरा डेटा है या मोस्ट ऑफ द डेटा है, राइट, किसी एक अथॉरिटी के पास। और ये सबसे बड़ा लिमिटेशंस है। अब शायद आप यूं कहेंगे कि ठीक है भाई, मेरा डेटा चाहे किसी के भी पास हो, क्या फर्क पड़ता है, राइट, डेटा ही तो है। लेकिन दोस्तों आगे हम समझेंगे कि डेटा को डिसेंट्रलाइज करना क्यों जरूरी है। आप ये समझ पाएंगे कि डेटा आपका सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी में रखने से क्या लॉस है। केवल यहाँ पर एक फाइनेंशियल फ्रॉड का इश्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके ऊपर एक सेंट्रल अथॉरिटी है तो आपके बिजनेस के विकास में आपको रोड़ा आ रहा है। खास करके स्टार्टअप्स को, राइट, स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिल पा रही है, या स्टार्टअप्स के प्रोजेक्ट को इंसेंटिवाइज नहीं किया जा रहा है, या फिर कोई स्टार्टअप्स बैंक के साथ ही चीटिंग कर देता है, या फिर कोई इन्वेस्टर के साथ कुछ धोखा हो जाता है। तो ये सारी चीजें अगर ब्लॉकचेन के थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड मोड में स्विच कर दी जाए तो सारे प्रॉब्लम्स की समस्या यहाँ पर हो सकती है। और ये हम धीरे धीरे समझेंगे, राइट, कि क्यों डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम स्टार्टअप्स के लिए, रनिंग बिजनेस के लिए और एडवांस लेवल वेल सेटल बिजनेस के लिए भी, बड़े जायंट के लिए भी, टाइकून के लिए भी ये सबसे बेस्ट क्यों है। Everybody are going to get the benefit if the system become decentralized। और यहाँ पर दोस्तों हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि भाई बैंक ना हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ना हो, राइट, अथॉरिटीज हो, लेकिन डेटा कैसा हो? डिसेंट्रलाइज्ड हो। डेटा कैसा हो? डिसेंट्रलाइज्ड हो। अब हम ये समझते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड डेटा मतलब क्या। दोस्तों हम समझते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड डेटा क्या है। एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए आपका सारा डेटा एक कंप्यूटर में अवेलेबल, आपके कंप्यूटर, और वो कंप्यूटर बिगड़ गया, आपका डेटा भी गया। तो डिसेंट्रलाइज्ड डेटा ये है, आपका डेटा सारे कंप्यूटर में अवेलेबल है। यस, इन ऑल कंप्यूटर्स योर डेटा इज अवेलेबल। तो क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर में आपका डेटा अवेलेबल है, हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में कुछ फॉल्ट हो गया, या दूसरे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो गया,
लेकिन और भी हज़ारों कंप्यूटर में आपका डेटा अवेलेबल है, आप वहाँ से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये प्रश्न होगा कि इतने सारे कंप्यूटर में डेटा अवेलेबल है जो मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आपका डेटा सिक्योर्ड है? क्योंकि बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस में, तो क्या ये डेटा सिक्योर्ड है? यस दोस्तों, आपका डेटा सिक्योर्ड है, क्योंकि आपका डेटा रिट्राइव आप ही कर पाएंगे। बेसिकली आपका जो डेटा है एक ब्लॉक में फिक्स हो जाता है और ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ एक कनेक्टेड है, क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है। सो दोनों के बीच में एक चेन है, राइट? इसके लिए इस सिस्टम का नाम पड़ा है ब्लॉकचेन, यानी कि हर डेटा हर एक दूसरों से कनेक्टेड है। उसको रिट्राइव कोई एरा गैरा इंसान नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर इजीली कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर की भाषा हम नहीं समझ सकते। जैसे एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं, क्या हम उनकी भाषा समझ पाते हैं? नहीं ना। उसी तरीके से कंप्यूटर समझ पा रहे हैं, उनकी बुद्धि है, उनकी एनालिसिस है, राइट? उनको पता है, राइट? तो उनके अंडर कोऑर्डिनेशन होगा, लेकिन एक आम पर्सन उसको रिट्राइव नहीं कर पाएगा। उसको रिट्राइव करने के लिए एक ऑथोराइजेशन चाहिए, राइट? लेकिन ये इसको इतना सिक्योर्ड बनाया जा सकता है और इनफैक्ट बनाया गया है काफ़ी टेक्नोलॉजीज के द्वारा कि इनको हैक करना लगभग ना के बराबर बताया जा रहा है। आपको समझने के लिए क्रिप्टो करेंसी को समझना पड़ेगा, और खास करके क्रिप्टो करेंसी हमको समझना पड़ेगा फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आमतौर पे आपने शायद बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस या फिर बहुत सारी जगह पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ा होगा कि बिटकॉइन का भाव बढ़ेगा, ये इथेरियम का भाव घटेगा या बढ़ेगा, ऐसे न्यूज़ आपने पढ़े हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसके प्रैक्टिकल यूज केसेस क्या है? सो यहाँ पर हम ट्रेडिंग व्यू का बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी आप बहुत सारा कीचड़ देख रहे हैं पूरे समाज में। हम उसमें जाना नहीं चाहते। हमको ये चीज़ अच्छी लग रही है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द टेक्नोलॉजी, और क्योंकि इसके बहुत रियल एप्लीकेशंस हैं, तो ये वीडियो फोकस टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड के ऊपर बेस्ड है, राइट? जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई सट्टा बाजार नहीं है दोस्तों, लेकिन लोग उसको सट्टा बाजार की तरह ले रहे हैं। दैट इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट? अब यहाँ पर हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ये टेक्नोलॉजी क्या है। सो यहाँ पर मैं शब्दावली इस तरीके से यूज नहीं करूँगा कि बिटकॉइन करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, बट आई विल यूज द वर्ड टू एक्सप्लेन यू बिटकॉइन टेक्नोलॉजी। यस, अब ये बिटकॉइन टेक्नोलॉजी क्या है? करेंसी के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, अब टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली ये है कि बिटकॉइन एक प्रूफ ऑफ वर्क के बेसिस के ऊपर चलता है, और ये कॉइन जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने आप को हिडन रखा है, मतलब कि वो किसी के सामने नहीं आ रहे हैं। उसका रीजन यही है कि कल सवेरे वो जीवित हो कि ना हो, करेंसी उसी तरीके से चलती रहे। ये मेन उनका कारण है सामने ना आने का। प्लस बिटकॉइन बनाने वालों का ऐसा विजन था कि आजकल की जितनी भी करेंसी है, चाहे डॉलर हो, रुपया हो, अन्य करेंसी हो, किसी का ऊपर उनमें पकड़ है। वो जैसा चाहे उस तरीके से उस चीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं ऊपर नीचे। जिस तरीके से अमेरिका ने प्रैक्टिकली देखा जाए तो सबके साथ स्कैम ही किया है, क्योंकि डॉलर जब इश्यू किए गए थे तब यही कमिटमेंट दिया गया था कि अगर आप डॉलर रिटर्न करते हो तो आपको सामने सोना मिल जाएगा उसी प्रोपोर्शनेट का, आपको गोल्ड मिल जाएगा। लेकिन आज की डेट पे वो नहीं मिल रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रातों रात कैंसिल कर दिया कुछ सालों बाद। उसकी बड़ी हिस्ट्री है, हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, राइट, कि किस तरीके से ये पेपर करेंसी कहीं ना कहीं लोगों के साथ धोखा कर रही है, और इससे कारण एक ऐसी करेंसी हो जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल ना हो, ये फुल्ली ट्रांसपेरेंट करेंसी हो, राइट, और इसके बेसिस के ऊपर से लोग ट्रेड करें। इसके लिए बिटकॉइन ये विजन से बना है एक्चुअली। ये बात अलग है कि आजकल के डेट में बिटकॉइन एक गलत तरीके में या गलत बिजनेसेस में यूज हो रहा है। लोग आज जो है हवाला जो ट्रांसफर की बजाय बिटकॉइन का ट्रांसफर कर रहे हैं। ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके, लेकिन जो मंशा थी क्रिएटर की
वो क्रिएटर की ये थी कि ये कॉइन एक ऐसा कॉइन हो जो पूरे समाज में करेंसी की ट्रांसपेरेंसी ला पाए, एक ऐसी करेंसी जिसके ऊपर लोग भरोसा कर सके, विश्वास कर सके। तो ये करेंसी बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले उनकी सप्लाई फिक्स रखी। आज मेजोरिटी करेंसी की सप्लाई फिक्स नहीं है, लोग जितना चाहे प्रिंट कर सकता है नोट, सिक्के, लेकिन बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स है। बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई है 21 मिलियन कॉइन्स, उससे ज्यादा कॉइन्स है ही नहीं मार्केट में। तो एक चीज एकदम क्लियर है कि 21 मिलियन सप्लाई बिटकॉइन की है, इसको कहते हैं फिक्स सप्लाई। अब बेसिकली टेक्नोलॉजी ये है कि जब भी आप बिटकॉइन ट्रांसफर करते हो किसी को, तो बिटकॉइन जब आप ट्रांसफर करते हो और किसी को ये बिटकॉइन मिल रहा है, तो उसके पीछे कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था ऐसा कोई है, कोई एम्प्लॉइज काम करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बैंक में कितने लोग काम करते हैं, तभी जाके हमारा पैसों का आदान प्रदान हो पाता है। लेकिन बिटकॉइन में क्या आपने ऐसा कोई देखा कि कोई उनकी ऑफिस हो, कोई उनका हेड ऑफिस हो, राइट, कोई उनके स्टाफ काम करते हो, ऐसा कोई बिटकॉइन का ऑथोराइज सैलराइड कोई हमने देखा नहीं है ऐसा कोई। तो बिटकॉइन में काम क्या होता है? बिटकॉइन में वर्कआउट करते हैं मेनली माइनर्स। माइनर्स वो है जो डेटा को वैलिडेट करते हैं, राइट। जब भी आप कॉइन किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर करते हो बिटकॉइन, तो वो डेटा को वैलिडेट करते हैं, राइट, कि आपने उस चीज को ऑथोराइजेशन किया, राइट, और रिसीवर ने उस चीज को रिसीव किया, उसका जो डेटा है उसको वैलिडेट करते हैं, राइट। वो काम करते हैं माइनर्स। अब ये प्रश्न यहाँ पर आपको उठेगा कि माइनर्स का सैलरी कौन देगा? तो दोस्तों, माइनर्स का कोई सैलरी है ही नहीं, राइट। माइनर्स तो फिर कैसे काम, बिना कोई सैलरी कोई काम करेगा? कुछ तो चाहिए। तो माइनर्स के लिए उन्होंने बनाया है क्या कंसेप्ट कि हम आपको बिटकॉइन देंगे। अभी ये जो माइनर्स है, माइनिंग करते हैं, राइट, उसके रिलेटेड वो काफी वर्कआउट होता है सिंपल भाषा में, तब जाके वो डाटा को माइन कर सकते हैं, राइट। और फिर उन माइनर्स को ये कार्य के लिए बिटकॉइन दिए जाते हैं। अब आप सोचिए दोस्त कि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है और मार्केट में बिटकॉइन की सर्कुलेशन हो चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है, राइट, क्योंकि बिटकॉइन बहुत फेमस हो चुका है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि माइनर्स को देने के लिए कॉइन्स होंगे ही नहीं, राइट। माइनर्स को देने के लिए कॉइन्स होंगे ही नहीं, तब माइनर्स को किसके ऊपर निर्भर लेना पड़ेगा? केवल ट्रांजैक्शन फीस। इनफैक्ट माइनर्स को जो पहले कॉइन्स मिलते थे, अब उस हिसाब से कॉइन्स नहीं मिलते। उसकी भी एक मेथोडोलॉजी है जो बिटकॉइन ने बनाई है कि कुछ साल में माइनर्स को जो बिटकॉइन्स मिलते हैं वो हम आधे आधे करते जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि बिटकॉइंस होंगे नहीं देने के लिए। आपको शायद ये भी क्वेश्चन होगा कि इतना कम पैसा मिल रहा है माइनर्स को, मतलब कि आधा आधा बिटकॉइन करके वो उनको कम कॉइन्स मिल रहे हैं, उनकी रेम्यूनरेशन कम हो रही है, तो भी माइनर्स क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि कॉइन का भाव बढ़ रहा है, राइट। क्योंकि कॉइन का भाव बढ़ रहा है तो भले ही कॉइन्स कम मिले लेकिन फिर भी पैसा अच्छा मिल रहा है, इसके कारण माइनर्स है। लेकिन अगर बिटकॉइन की प्राइस डाउन हो, राइट, अगर बिटकॉइन ग्रो ना हो, तो माइनर्स एक स्टेज के बाद माइनर्स भाग जाएंगे, राइट। और अगर माइनर्स भाग जाएंगे तो लॉस क्या होगा? आपका ट्रांजैक्शन का जो टाइम है वो और बढ़ जाएगा क्योंकि कम माइनर्स है, राइट। तो जो जिस तेजी से पैसा आप ट्रांसफर आदान प्रदान कर रहे हो या कॉइन का ट्रेड कर रहे हो वो होगा नहीं। और सबसे बड़ा लॉस ये है कि अगर माइनर्स ही नहीं रहेंगे, बहुत कम होंगे, तो देयर इज फुल चांसेस कि आपका बिटकॉइन हैक भी हो सकता है, राइट। क्योंकि आज कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, राइट, ये कोई प्रॉपर टीम नहीं है उस चीज़ को वर्कआउट करने के लिए, तो आपको लॉस होता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कि पीपल आर अगेंस्ट दी सेंट्रल अथॉरिटी, लेकिन यस, पीपल आर अगेंस्ट सच सिस्टम कि जो करप्ट है, या ऐसे सिस्टम जो स्टार्टअप को सपोर्ट नहीं कर पाती। तो ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन में सब कुछ अच्छा ही है। बिटकॉइन में लिमिटेशंस है और उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि उनकी सप्लाई लिमिटेड है। उनकी सप्लाई लिमिटेड है, कोई भी उनका ऑथोराइज हेड ऑफिस नहीं है, तो जो काम करने वाले लोग हैं एज पर रूल्स दे नीड टू गेट द बिटकॉइन। और अगर बिटकॉइन उनके पास नहीं है तो वो काम कैसे करेंगे? अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो बिटकॉइन को सिक्योरिटी आप कैसे दे पाओगे, राइट। एक समय के बाद आपका बिटकॉइन जो है हैक हो जाएगा, तो आपके हार्ड अर्न मनी
चले जाएंगे, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। हालांकि ऐसा चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बिटकॉइन अभी एक रिजर्व करेंसी बनने जा रहा है, राइट। ऐसा लोगों का मानना है, काफ़ी एक्सपर्ट का, जिनके कारण उनके रेट्स इतने बढ़ रहे हैं। तो अगर रेट्स उनके लगातार बढ़ रहे हैं तो देयर आर फुल चांसेस कि इसमें माइनस रहेंगे, ट्रांजैक्शन फीस में भी वो काम करेंगे और अल्टीमेटली ये बिटकॉइन रहेगा। लेकिन क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, इट्स डेफिनेटली नॉट ए चीप, बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी है। अगर बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बिटकॉइन ट्रांसफर मैकेनिज्म बनाया जाए, वो वाकई में बहुत महंगा है। ये जो बिटकॉइन है, राइट, ये क्या बिजनेस के एप्लीकेशन में यूज होगा, ये एक प्रश्न की बात है। ये चलो हमने इन्वेस्ट कर दिया, स्टोर कर दिया, राइट, किसी को इधर उधर देना है, तो बिजनेस का रियल एप्लीकेशन क्या है बिटकॉइन का, ये समझते हैं आज की डेट में। आज की डेट पे बिटकॉइन जो यूज कर रहे हैं, भले चाहे दुनिया भर की सरकार इसका विरोध करे, लेकिन एक स्टेज के बाद विरोध नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं देना और लोग चाहते हैं वो लेना, राइट। खास करके जो देश ऐसे हैं जिनकी खुद की करेंसी का कोई ठिकाना नहीं है, यानी कि वो बहुत डिवैल्यूएट हो रही है अपने आप करेंसी, वहां पर बिटकॉइन काफी फेमस है एक्सचेंज करने के लिए। क्योंकि बिटकॉइन से रिसीवर भी खुश है, क्योंकि उनकी मनी, उनका जो वैल्यू है वो घट नहीं रहा है करेंसी का, वो वही कॉइन्स को आगे परचेज सेलिंग में यूज कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि उसमें ट्रांजैक्शन, बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, राइट। बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी खास करके ऐसी है कि वो कॉइन्स लेते देते समय पे काफी समय लग जाता है। क्यों काफी समय लग जाता है? क्योंकि उनके जो माइनस है वो कंपैरेटिवली कम है, उनका रिवॉर्ड धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये जो टेक्नोलॉजी है बिटकॉइन की, वो प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये समझिए, प्रूफ ऑफ वर्क, यानी कि जो भी हम सॉफ्टवेयर या सिस्टम या एल्गोरिथम बनाएं, राइट, जिससे हम बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, वो प्रूफ ऑफ वर्क। फॉर एग्जांपल, अगर हम बिल ऑफ लेडिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिल ऑफ लेडिंग। तो बिल ऑफ लेडिंग क्या है कि वेसल पे प्रोडक्ट जो है वो आपका लोड हो गया, राइट, तभी बिल ऑफ लेडिंग जनरेट होगा, राइट। और बिल ऑफ लेडिंग जो है, राइट, वो बेसिकली हमको बायर को देना होता है, उसके बेसिस के ऊपर से हमको पैसा मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड में। अभी क्या है कि बिल ऑफ लेडिंग अगर हम बायर को दे रहे और अगर वो उनको पैसा ना दे तो नुकसान है, राइट, उनके साथ गलत हो सकता है। और अगर बायर हमको एडवांस पे पैसा दे दे और अगर हम एक्सपोर्टर हैं, राइट, वो हमको एडवांस पे पैसा दे देते हैं और अगर हम प्रोडक्ट लेके शिप ही ना करें तो अब दोस्तों समझते हैं कि बिटकॉइन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, खास करके हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर में ये कैसे उपयोगी आ सकती है। तो ये समझिए दोस्तों कि बिटकॉइन एक प्रूफ ऑफ वर्क के बेस के ऊपर टेक्नोलॉजी बेस्ड है। यानी कि हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेक्टर में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बिल ऑफ लेडिंग, BL, ठीक है। तो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी अगर शिपिंग लाइन के साथ इंटीग्रेट कर दी जाए तो शिपिंग लाइन के जो स्टाफ है, जो टीम है, राइट, उनका जो सिस्टम है, वो जो BL बनाता है, राइट, वो पूरा जो उसके पीछे एफर्ट्स करता है, वो सारा का सारा मॉनिटर बिटकॉइन के ऊपर किया जा सकता है, उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, और उनके बेसिस के ऊपर पेमेंट को रिलीज की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सपोर्टर है, आपने प्रोडक्ट को शिप किया और बिल ऑफ लेडिंग आपके पास आया। अब वही बिल ऑफ लेडिंग एज ए प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट जब आप बायर को बेचते हो, तब बायर को उसको पेमेंट रिलीज करना होता है और वो करा सकता है क्योंकि उनके रिलीज BL आ जाता है या उनके फेवर में BL हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्न ये हो सकता है कि हमने तो ये सीखा है, जाना है कि अगर हमने उनको BL दे दिया और अगर वो बायर हमको पैसा ना दे तो, क्योंकि BL का जनरेट होना मतलब कि सामान शिप हो चुका है, निकल चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो यही दोस्तों टेक्नोलॉजी का पावर है, यही बिटकॉइन टेक्नोलॉजी का पावर है कि भले ही बायर अगर देना ना चाहे, लेकिन इफ यू फॉलो एवरीथिंग एज पर कॉन्ट्रैक्ट, आपके फंड्स रिलीज होने ही होने, राइट। जैसे LC का ट्रांजैक्शन है, लेकिन LC और भी महंगा हो जाता है, राइट, उनके कंपैरिजन में बिटकॉइन काफी सस्ता है, राइट। और आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि ये मोस्ट चीपेस्ट वे में किस तरीके से कार्य किया जा सकता है। लेकिन
आमतौर पे ऐसा होता है कि जब हम उनको BL बेचते हैं तो वो वहाँ से पेमेंट नहीं करते। अगर उनको स्कैम करना हो तो स्टार्टअप के साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है। तो ये बिटकॉइन टेक्नोलॉजी में ये इंटीग्रेशन किया जा सकता है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, राइट, कि पेमेंट तभी ही रिलीज होगा जब भी BL को सिस्टम पे अपलोड किया जाएगा एक्सपोर्टर के द्वारा, राइट, वो एप्लीकेशन में जो पूरा सिंक्रोनाइज्ड है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, बिटकॉइन के टेक्नोलॉजी के थ्रू मेनली, जो डिसेंट्रलाइज वे में काम करेगा, जिनका हिसाब हर जगह हर किसी के पास होगा और दुनिया भर के सारे कंप्यूटर एक दूसरों से बात करेंगे अपनी कोडिंग की भाषा में। कंप्यूटर को इतना स्मार्ट बनाया गया है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा that they cannot make a mistake of the data, right? वो अकाउंटिंग डेटा की मिस्टेक नहीं कर सकते। उतनी हद तक ये टेक्नोलॉजी को बनाया जा रहा है, उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन आ रहे हैं और ये एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचेगा ब्लॉकचेन। और जैसे एक्सपोर्टर वो BL को सबमिट करता है, बायर को वो रिसीव होता है। वही चीज वैलिडेशन की जा सकती है यूजिंग दी थर्ड पार्टीज, राइट। वो वैलिडेशन जैसे कि मान के चलिए शिपिंग लाइन है, तो बायर के पास जो BL रिसीव हुआ वो शिपिंग लाइन उसको वैलिडेट करेगा कि नहीं ये आपका डॉक्यूमेंट है वो बराबर है, मतलब जो अपलोड किया है एक्सपोर्टर ने इट इज वेरी राइट। और उसके ऊपर जो भी वैलिडेशन बायर को चाहिए वो वैलिडेशन वहां पर रख सकते हैं। और भी वो सारी चीजें, सारी डॉक्यूमेंट्स, जो बायर को रिक्वायरमेंट है जिससे एक्सपोर्टर की जेन्युइनिटी को प्रूव किया जा सके, वो सारी चीजें इसमें सिंक्रनाइज की जा सकती है। अब आमतौर पे करंट सिस्टम में ऐसा है कि हम ये सारी चीजें, सारे पेपर्स बैंक को बेचते हैं, ये बायर के पास पहुंचते हैं और बायर फैसला लेता है अपने आप उसको वेरिफिकेशन करके कि मैं पेमेंट रिलीज करूं कि नहीं करूं रिमेनिंग अमाउंट का। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। व्हाई द बायर विल डिसाइड, अगर हमने सारी चीजें सही की है, अगर एक्सपोर्टर हैज डन एवरीथिंग राइट, देन फंड्स शुड बी रिलीज्ड, राइट। यहाँ पर बायर का कॉल ही नहीं होना चाहिए, राइट। और यही ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है। प्रूफ के ऊपर काम क्या है, वर्क क्या है वो बताओ। अगर वो फुलफिल हो रहा है, फंड्स रिलीज करो, फंड्स का आदान प्रदान करो। इसी लेवल पे इस टेक्नोलॉजी को लेके जा रहे हैं, यानी कि ये अपने आप कंप्यूटर बात करेगा। जैसे जानवर बात करते हैं, आप समझ नहीं पाते, राइट। उसी तरीके से ये अपने आप कंप्यूटर बात करता रहेगा। कंप्यूटर को सब पता होगा कि दुनिया भर के कंप्यूटर में क्या हो रहा है, राइट। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे प्रोडक्ट का, लैब का रिपोर्ट, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, जो भी चाहिए, और वो भी वो सारी एजेंसी क्रिप्टो के साथ यानी कि ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड हो सकती है। और वो सारा का सारा डेटा एक दूसरों के पास जाएगा और उसे पता चलेगा कि नहीं एक्सपोर्टर ने वाकई ही प्रॉपरली शिप किया है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन में जो सीक्रेसी मेंटेन करने की जरूरत है वो सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है। फॉर एग्जांपल कि टेक्नोलॉजी इस तरीके से डिजाइन की जा सकती है कि जहां पर बायर को पूरा बिल ऑफ लेडिंग दिखाई ना दे, राइट। खास करके कंटेनर नंबर उनको हिडन हो, मतलब कंटेनर नंबर इज हिडन फॉर देम। अब क्योंकि कंटेनर नंबर बेसिकली हिडन है, राइट, देन व्हाट हैपेंस दैट बायर उस प्रोडक्ट को रिलीज नहीं करा सकता, भले ही उनके पास BL आ चुका हो। अभी उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाके BL का वो कंप्लीट कॉपी, राइट, डाउनलोड कर सकते हैं या कंप्लीट कॉपी रिसीव कर सकते हैं जिसपे कंटेनर नंबर भी विजिबल हो। यानी कि ये क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसी है कि जो काम हो रहा है प्रूफ, उनके साथ ये करेंसी जुड़ी हुई है। इट इज अटैच्ड विद ऑल दोस थिंग्स, राइट। जबकि नॉर्मल जो डॉलर है, राइट, या हमारा रुपया है, INR है, वो काम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि काम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो उसमें स्कैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। जब उनका आदान प्रदान करते हैं, हमको जो कमिटमेंट दिया गया उस तरीके से सर्विस नहीं मिलती, हमको जो चाहिए उस तरीके का प्रोडक्ट नहीं रिसीव हुआ या सर्विसेज रिसीव नहीं हुई, ये सारे चीज़ के कारण लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी और खास करके ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो प्रूफ के ऊपर चलती है, राइट। ऐसे ही कोई आदान प्रदान नहीं होता, हालांकि करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इसमें एक सिस्टम के साथ
एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज आज अप्लाई कर रही हैं। इस क्षेत्र में काम हो रहा है दोस्तों, शुरू हो भी चुका है। आने वाले समय पे आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत सारी कंपनीज ब्लॉकचेन के ऊपर इंटीग्रेशन कर देगी। बैंक्स इंटीग्रेटेड हो जाएगी, सप्लायर्स हो जाएंगे, बायर्स हो जाएंगे, ठीक है, लॉजिस्टिक कंपनियां हो जाएगी, राइट, आरबीआई हो जाएगा। तो ये सारा चीज के कारण क्या है, पूरा डेटा की एक अवेलेबिलिटी होगी और ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल होगा, राइट, जो डिकोड कोई कर सकता है। लेकिन डिकोड तभी कोई कर पाएगा अगर आप उसको करने देना चाहे, राइट, वरना वो डिकोड करेगा तो केवल उनको एक हैश मिलेगा, पूरा चीजें नहीं मिलेगा। जैसे होता है ना, कभी कभी आप कोई वेबसाइट देखते हो तो आपका आईडी या पासवर्ड या फोन नंबर में एस्ट्रिक मार्क होते हैं, यानी कि पूरा नहीं देख सकते स्क्रीन में। पासवर्ड जब आप टाइप करते हो तो वो हिडन हो जाता है, मतलब कि वर्क को वैलिडेशन किया जा सकता है अगर वो थर्ड पार्टी को वैलिडेशन या ऑथोरिटीज दी जाए। अब यहाँ पर जो बिटकॉइन में सबसे बड़ा लॉस क्या है इस टेक्नोलॉजी में, क्यों ये प्रैक्टिकल नहीं है, खास करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में मेजर एरियाज में। हाँ, पेमेंट किया जा सकता है। आजकल की डेट में बिटकॉइन कहाँ पर चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। खास करके जिन देशों में ड्यूटीज ज़्यादा है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, ड्यूटी ज़्यादा है। अभी क्या हो रहा है, खास करके ट्रेड वॉर के कारण डेवलप कंट्रीज भी अपना ड्यूटी प्लस माइनस कर रहे हैं। तो ड्यूटी से बचने के लिए जो अंडर बिलिंग लोग करता है, राइट, जो गलत प्रैक्टिस है नहीं करनी चाहिए, वो अंडर बिलिंग ऑफिशियली बैंक से होता है। बाकी का जो पैसा है वो लोग बिटकॉइन से आदान प्रदान करना शुरू कर दिए हैं। इनके कारण क्या है कि लेने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, देने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा तरीके से वो आदान प्रदान करते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इतना नहीं कर पाते। तो ये बेसिकली ज़्यादातर बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी वहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है जहाँ पर पेमेंट गवर्नमेंट से छुपाया जा रहा है, दिखाना नहीं है। लेकिन इस पेमेंट में सबसे बड़ी समस्या क्या है, प्रॉब्लम, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, खास करके छोटे ट्रांजैक्शन के लिए, और है कि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है। बिटकॉइन बहुत ही समय ले लेता है, राइट, पेमेंट वहाँ पर रिसीवर को रिसीव करने में। जैसे हम यूपीआई से तुरंत ना सेकंड्स में पेमेंट कर देते हैं, सामने वाले को पता चल जाता है कि यूपीआई पे से पैसा रिसीव हो गया। बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी में बहुत समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन के पास ऐसा कोई सेंट्रलाइज खुद का ऑफिस नहीं है, खुद के स्टाफ नहीं है, खुद के कोई रेगुलर सैलराइज्ड पीपल नहीं है, जिनके कारण उनको ऑपरेशन करने में पूरा का पूरा ज़्यादातर माइनर्स के ऊपर, या फिर जो समाज सेवक है जो मानते हैं कि भाई दुनिया भर की सरकारें सही नहीं कर रही है, करेंसी के साथ स्कैम कर रही है, राइट, वो लोग कुछ वॉलंटियर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, और उसमें मेनली जो है वो माइनर्स के ऊपर सारा का सारा चीज़ें बेस्ड है। अब माइनर्स क्या है, धीरे धीरे माइनर्स का फी कम हो रहा है, क्योंकि माइनर्स को जो पैसा मिलता है वो बिटकॉइन के रूप में मिलता है, राइट, क्योंकि उनको कोई सैलरी तो दे नहीं रहा है। तो माइनर्स का इस तरीके से टेक्नोलॉजी के रूल्स, जिसको बेसिकली गवर्नेंस कहते हैं, राइट, इस तरीके से बिटकॉइन डिज़ाइन किया गया है कि माइनर्स को अपने काम जो करेंगे बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी के लिए, राइट, उसको स्मूथ चलाने के लिए उनको क्या मिलेगा, कॉइन्स मिलेगा। अब ये जो कॉइन्स मिलता है वो धीरे धीरे माइनर्स की, क्योंकि कॉइन लिमिटेड है, तो एक समय ऐसा आएगा कि माइनर्स को कॉइन नहीं मिल पाएगा, केवल ट्रांजेक्शन फी रहेगा। तो माइनर्स धीरे धीरे उतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे बिटकॉइन में। अभी ले रहे क्योंकि भाव बढ़ रहा है, लेकिन प्लस माइनस हो या उनका भाव थोड़ा स्टेबल हो, तो माइनर्स जो है वो शायद इतना एंटरटेन ना हो वर्कआउट करने के लिए, और उनके माइनस थोड़े कम भी होते जा सकते हैं, जो ट्रेंड आमतौर पे फोरकास्ट किया जाता है। तो ये क्योंकि माइनस कम है, काम करने वाले उस टेक्नोलॉजी में लोग कम है, इसके कारण क्या है, उसकी जो कॉस्ट है, राइट, वो भी बढ़ जाती है, और उसका टाइम जो है, राइट, वो भी बढ़ जाता है, राइट, क्योंकि उसमें स्मूथनेस नहीं आती, टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं कर सकते, कोडिंग डेवलपमेंट नहीं की जा सकती, राइट। इसके लिए ये बेसिकली बिटकॉइन ज़्यादातर डिजिटल गोल्ड की तरह उनको लोग लेते हैं, राइट। ये ज़्यादातर ट्रांसफ़र में इतना सक्सेसफुल नहीं है, या आने वाले समय पे नहीं होगा। बड़ा बड़ा ट्रांसफ़र लोग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे और भी अल्टरनेटिव्स लोगों के पास अवेलेबल हैं जिनके थ्रू वो काम करेंगे। खास करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर एक्सपोर्टर का शिपिंग बिल जनरेट ना होता हो, या एक्सपोर्टर का EBRC क्लोज करने का उनको प्रॉब्लम ना हो, ऐसे पेमेंट के लिए भी बिटकॉइन यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन ये अलाउड नहीं है। लोग कर रहे हैं, राइट, ये गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करती, लेकिन जब देने वाले को और लेने वाले को प्रॉब्लम नहीं है,
तो काम लोगों का इस तरीके से चल रहा है अभी के टाइम पे मार्केट में। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि लिमिटेड कॉइन है, एक स्टेज के बाद के कारण माइनर जो है वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, और बेसिकली ये पूरी टेक्नोलॉजी प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर बेस्ड है, यानी कि बहुत सारा काम को वैलिडेट करती है। इस वैलिडेशन के लिए बहुत सारा खर्चा होता है, माइनर को बहुत सारा एफर्ट्स देना पड़ता है, तब जाके वो ट्रांजेक्शन को डिकोड करते हैं और वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो पाता है। ठीक है, ये मेन चीज़ है। अभी कोई यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि मान के चलिए मुझे कोई सर्विसेज लेनी है जहाँ पर मेरी आईटी सर्विसेज है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन है, जैसे कि मैं फाइवर के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, या मैं पेमेंट कर सकता हूँ अपवर्क से, या यहाँ से मैं फ्रीलांसर को हायर कर सकता हूँ। जैसे मेरे को वेबसाइट बनानी हो तो आई कैन हायर समबडी फ्रॉम फाइवर हु कैन डू द वर्क फॉर मी। लेकिन यहाँ पर एक सिक्योरिटी होती है फाइवर की कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा प्रोडक्ट तो आपको फाइवर पैसा रिफंड कर देगा। यानी कि फाइवर क्या करता है, पैसा होल्ड करता है एज एन एक्सक्रो, राइट। अगर आपको वर्क अच्छा लगा, सर्विसेज अच्छी लगी, तब जाके आप पैसा रिलीज कर सकते हो। तो उसमें तो कोई डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज नहीं है, फाइवर इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, यानी कि ये सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट हुआ। यानी कि यहाँ पर जो सेलर है, जो आपको वेबसाइट बना के दे रहे या कोई आपको आईटी सर्विस प्रोवाइड करके दे रहे, अगर अच्छी होने के बावजूद भी आप उसको रिजेक्ट करते हो कि नो आई डोंट लाइक इट, तो फाइवर आमतौर पे वो सेलर के फेवर पे निर्णय लेता है। यानी कि यहाँ पर एक लॉस है काम करने वालों के लिए। तो अच्छे लोग हैं वो फिर वो प्लेटफॉर्म को अब खास करके दोस्तों ये प्रो सेलर की मैं बात कर रहा हूँ कि जो प्रो में एज अ प्रो रजिस्टर्ड यूजर है, राइट, एज एन अपवर्क या फाइवर, तो उनको ये जो अथॉरिटी है, मतलब फाइवर एज एन सेंट्रल अथॉरिटी, वो उनको बेस्ट ही मानेगी, बिकॉज दे हैव गॉट देयर पास्ट गुड रिव्यूज, राइट, दे आर डूइंग देयर वर्क। लेकिन अगर आपको वो चीज सेटिस्फैक्ट्री ना लगी तो प्लस मान के चलिए कि आप भी तो सही हो सकते हैं और वो गलत हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो सही है आप गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी छोटे सेलर, जो नया सेलर है फाइवर पे, राइट, और आप वहाँ पर पुराने बायर हैं, अपने रेगुलर फाइवर पे फाइवर सिलेक्ट मेंबर आप बन चुके हैं। अब आपने कोई सर्विसेज लिया, आपको डिलीवरी मिला, तो फाइवर क्या बोलता है कि आपको अच्छा लगा कि नहीं, या मॉडिफिकेशन चाहिए, राइट। यही चीज में सबसे प्रॉब्लमेटिक, यहीं पर झगड़े और डिस्प्यूट होते हैं कि क्यों पूछना पड़ा, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी इस तरीके से ड्रिवन नहीं है कि वो वर्क को वैलिडेट कर पाए। एक आम इंसान, राइट, या खास करके जो जिन्होंने वर्क करवाया है उसको वैलिडेट कर रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से नहीं डिजाइन किए गए हैं, उस टेक्नोलॉजी को इस तरीके से बिल्डअप नहीं किया गया है कि वो वर्क को वैलिडेट कैसे कर सके, राइट। यही जो ब्लॉकचेन डिजाइन किया गया है वो उसी तरीके से डिजाइन किया जा सकता है कि वो वर्क को वैलिडेट कर पाए खुद, ताकि किसी का पैसा फंसे ही नहीं। कोई अथॉरिटी होनी नहीं चाहिए ये तय करने के लिए कि आपको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं। काम हो गया, आपको पैसा उस हिसाब से मिल जाएगा, राइट। यही इस सिस्टम की ताकत है। इस सिस्टम को सफल बनाने के लिए, राइट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिजाइन करने आने चाहिए, और उसके ऊपर ही, राइट, पूरा का पूरा ये सिस्टम बेस्ड थी। और ये खास करके ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि जहां पर दोनों का वैलिडेशन हो, क्योंकि दोनों का हिसाब, यहाँ मैं जो काम फाइवर से करा रहा हूँ वो केवल मुझे पता है, फाइवर को पता है, और जो सेलर है उनको पता है। उसके अलावा किसी को नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या है। लेकिन जब ये डाटा, राइट, सबके पास अवेलेबल हो तो लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि किसने क्या स्कैन किया, कौन सही है, कौन गलत है। तो वहाँ पर एक सच्चाई की जीत होने का चांसेस मैक्सिमम है। इसके लिए ये टेक्नोलॉजी को दुनिया पसंद कर रही है और धीरे धीरे एडप्ट कर रही है। लेकिन ये जो बिटकॉइन की डिसेंट्रलाइज सिस्टम तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी प्राइसिंग और उसकी प्रूफ ऑफ वर्क की लंबी प्रक्रिया, उस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अपग्रेडेशन ना हो पाना, राइट, इनके कारण समस्या लोगों को लॉन्ग टर्म में होगी और अभी भी हो रही है। इसके कारण एक अल्टरनेटिव हमारे पास जो कंसेप्ट आया है समाज में वो है इथेरियम टेक्नोलॉजी। यहाँ पर मैं इथेरियम कॉइन भी शब्द यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी आपको समझानी है इस वीडियो के माध्यम से, जो हमारे आने वाले भविष्य में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड में बहुत यूज़ होगी। इथेरियम टेक्नोलॉजी ने वो सारी प्रॉब्लम देखी
जो बिटकॉइन में थी, और उस सारी प्रॉब्लम्स को समाधान करने के लिए इथेरियम कॉइन्स को लॉन्च किया। अब दोस्तों ये एक पॉइंट और समझिएगा कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड में हम कॉइन्स का चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम कॉइन है, ये या क्रिप्टो करेंसी है, वो साइड में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है कि जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने बिटकॉइन को यूज़ किया, तो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए जो फीस देनी पड़ती है वो बिटकॉइन में देनी पड़ती है, ना कि डॉलर, ये समझना। इसी तरीके से अगर मैं इथेरियम टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करता हूँ या इथेरियम टेक्नोलॉजी मैं यूज़ करूँगा, तो मुझे जो फंड्स देना पड़ेगा वो मुझे इथेरियम कॉइन ही देना पड़ेगा, नॉट अ बिटकॉइन। ठीक है, अगर मेरे पास बिटकॉइन है तो मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ इथेरियम कॉइन में, और वो इथेरियम कॉइन ही मुझे इथेरियम टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए देना पड़ेगा। इसके लिए मैं आज आपको कॉइन के बारे में समझा रहा हूँ, वरना मेरा कॉइन में कोई रुचि नहीं है, मेरा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, और टेक्नोलॉजी आपको आगे काम आने वाली है। तो इथेरियम टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है कि ये टेक्नोलॉजी एक प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर वर्कआउट करती है, यानी कि बिटकॉइन में जो लंबी प्रोसेस है काम को वैलिडेट करने के लिए, ये यहाँ पर पूरी प्रोसेस ज़्यादातर डिजिटाइज है, और ये प्रोसेस बेसिकली एक स्टेक के ऊपर वैलिडेट। इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि अपने अनुसार हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि प्रोडक्ट में आपको क्या वेरिफिकेशन चाहिए, राइट, किस तरीके का रिपोर्ट होना चाहिए, राइट, व्हाट एग्जैक्टली आर द रिक्वायरमेंट बिटवीन बोथ द पार्टीज, राइट। ये डिसाइड होने के बाद कोई किसी का पेमेंट अटका नहीं सकता, और वैसे किसी का पेमेंट जा नहीं सकता। काम जितना जो करेगा उनके हिसाब से वो उनको करेंसी मिलेगा ही मिलेगा। यही सबसे बड़ा ब्यूटी है। करंट हमारा इकोसिस्टम ऐसा है कि हमारा पैसा कहीं स्कैम हो जाता है और सामने हमको वर्क नहीं मिल पाता, सामने हमको प्रोडक्ट नहीं मिल पाता, राइट। ये इसके कारण ही है क्योंकि हमारा पैसा हम सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते वर्क के साथ, राइट। कोई थर्ड पर्सन उसको, राइट, एक आम इंसान वैलिडेट करता है कि भाई काम हुआ कि नहीं हुआ, फिर जुरिस्डिक्शन आ जाता है, बहुत सारी प्रक्रिया है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी, राइट, मिनिमल हो जाता है, बहुत सारे इंटरवेंशन, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अपने आप में इतनी फुल प्रूफ बनाई जा सकती है कि हर एक काम को वैलिडेट किया जा सके और काम के हिसाब से पैसा मिलता जाए, काम के हिसाब से, फ्री मनी नहीं, राइट, काम के हिसाब से फंड्स रिलीज हो और उस रिलीज को कोई रोक ना सके, राइट। ये इनकी शक्ति है। मान के चलिए कि एक एग्जांपल में सिंपल आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा वैलिडेशन करने के लिए ज़रूरत नहीं है, केवल बीएल का नंबर वैलिडेट हो जाए और वो बीएल का शिपिंग लाइन के साथ वैलिडेट हो जाए, वही वैलिडेशन एक्सपोर्टर इंपोर्टर के साथ हो जाए, बात खत्म। यानी कि जो लंबी प्रोसेस है काफ़ी सारी चीज़ को, राइट, एनालिसिस करने के लिए, वो काफ़ी, जो यहाँ पर एक स्टेक है, प्रूफ ऑफ वर्क की जगह एक पर्टिकुलर स्टेक, एक वैलिडेशन पॉइंट आप रख सकते। क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि टेक्नोलॉजी उसको वैलिडेट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट एग्जैक्टली किस प्रकार का उसका टेस्ट है, तो ये चख तो नहीं सकता ना, राइट, कि ये एग्जैक्टली कितना टेस्टी है, राइट, या ये टेस्ट जो है ये, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कुछ टेस्ट बहुत अच्छा है, कुछ लोगों के लिए उस फूड प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा नहीं है, राइट। हर एक की अलग लाइकिंग होती है, तो उसके ऊपर थर्ड पार्टी वैलिडेशन को रख सकते हैं, और वो आउट ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज, यानी कि बेसिकली इसको यूं कहे कि इथेरियम टेक्नोलॉजी या बिटकॉइन टेक्नोलॉजी से दूर रख के भी किया जा सकता है। नो नीड टू ब्रिंग दैट इनटू दैट डिसेंट्रलाइज्ड मोड, राइट, क्योंकि वो फिजिकल वेरिफिकेशन से होता है, तो वो आप करो, राइट। लेकिन जो चीजें आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कर सकते हो वो तो आपकी टेक्नोलॉजी से करो, ये बात यहाँ पर है सकते हैं। उसके बेसिस के ऊपर से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया जा सकता है बिटवीन द बायर एंड सेलर फॉर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड, और उसका जो पर्टिकुलर प्रूफ ऑफ स्टेक है वो थर्ड पार्टी वैलिडेटर से वैलिडेट किया जा सकता है। उसमें ओरेकल कंपनी भी दोस्तों बहुत आगे है। आज आप देख रहे हैं कि ओरेकल कंपनी जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। उसका रीज़न ही ये है कि वो क्रिप्टो करेंसी की, यानी कि बेसिकली ब्लॉकचेन की वन ऑफ द लीड वैलिडेटर रहेगी, राइट। तो ये एक एक्सपर्ट्स का मानना है, तो इनके कारण भी ओरेकल को काफ़ी बूस्ट मिला हुआ है। तो ये जो इथेरियम टेक्नोलॉजी है, राइट, ये भी कॉइन्स रिलीज करती है, और ये भी लोग आज मार्केट पे इथेरियम के भी कॉइन्स खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इथेरियम के कॉइन्स अगर कोई खरीद रहा है इथेरियम की टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए तो सही है, ऐसा मेरा मानना है।
लेकिन अगर इथेरियम कॉइन कोई खरीद रहा है ये बेसिस के ऊपर कि भाई मैं कॉइन्स को जमा कर रहा हूँ और मुझे आगे समाज में प्रॉफिट मिलेगा, तो मुझे लगता है ये माइंडसेट कंप्लीटली सही नहीं है। राइट, हो सकता है उनको प्रॉफिट मिले, लेकिन ये चीज़ कैसी हो गई कि आप किसी चीज़ के पीछे लगे हो और जमाखोरी कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इथेरियम का टेक्नोलॉजी में सप्लाई अनलिमिटेड है। राइट, ये उनको करना पड़ा क्योंकि बिटकॉइन में यही लिमिटेशन था। इसके कारण वो मार्केट में प्रैक्टिकल में छोटे ट्रांजैक्शन में सक्सेसफुल ना हो पाता। आमतौर पे जो हम इजीली यूज़ करते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम इंडिया में, यूपीआई, वो स्मॉल ट्रांजैक्शन इजीली कर देते हैं। राइट, उसमें उनको ट्रांजैक्शन फी का इतना चिंता नहीं है। राइट, होगा तो भी उसमें कम रेट में आएगा आने वाले समय में। लेकिन द थिंग इज दैट व्हाटएवर कि टेक्नोलॉजी जब आप ये बिल्डअप करोगे, अगर आपको ट्रांजैक्शन फी कम रखनी है तो आपको कॉइन्स लॉन्च करने ही पड़ेंगे। केवल सॉफ्टवेयर बनाने से नहीं होगा, केवल टेक्नोलॉजी बनाने से नहीं होगा, आपको कॉइन लॉन्च करना ही पड़ेगा। इसके लिए इथेरियम का कॉइन है, केवल टेक्नोलॉजी नहीं है। क्यों कॉइन है? क्योंकि ये कॉइन्स ही राइट वो सप्लाई करके वैलिडेटर्स को दिया जा सकता है, सैलरी के रूप में दिया जा सकता है, या सैलरी के साथ इंसेंटिव के रूप में दिया जा सकता है। इससे अल्टीमेटली दोस्तों आम जनता का फायदा ये होगा कि उनकी ट्रांजैक्शन फी कम होगी। वरना अपनी जेब से टेक्नोलॉजी वाली कंपनी राइट सैलरी और इंसेंटिव्स देने लगेगी तो अल्टीमेटली वो कॉस्ट बर्डन कस्टमर के ऊपर आएगा जो उस पैसों का आदान प्रदान कर रहा है। राइट, इनके कारण एक कॉइन लॉन्च किए गए हैं ताकि कुछ कॉइन्स ओपन मार्केट में ट्रेड हो, राइट, लोग उनको खरीदे, राइट, और उनकी भाव भी थोड़ी बढ़े, ये भी जरूरी है। राइट, अगर कॉइन की भाव नहीं बढ़ेगी तो भी नहीं चलेगा, थोड़ी बढ़नी चाहिए। ये बढ़ेगी तभी तो जाके उस कॉइन की वैल्यू होगी, तभी तो जाके उस कॉइन्स को लोग ले पाएंगे। और अगर वो कॉइन्स लेंगे तो सप्लाई बढ़ा के उसको इंसेंटिव और रिवॉर्ड के रूप में दिया जा सकता है जो लोग इस इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। राइट, तभी तो जाके वो टेक्नोलॉजी सबसे सस्ती हो पाएगी। राइट, वरना तो वो टेक्नोलॉजी सस्ती होगी ही नहीं और ज्यादा ट्रांजैक्शन फी पे करनी पड़ेगी। राइट, एंड अल्टीमेटली वी विल एंड अप विद अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी बट विद अ वेरी हाई कॉस्ट। और टेक्नोलॉजी के साथ अगर उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाए तो वो कोई काम नहीं आती दोस्तों, वो समाज का कोई भला नहीं कर सकती, फिर कोई उसका लोग यूटिलिटी नहीं करेंगे। राइट, पीपल डोंट वांट टू पे एक्स्ट्रा मनी फॉर द ट्रांजेक्शन। आज लोग यूपीआई कर रहे हैं ना, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं जा रहा है। 100 रुपये लोग दे रहे, सामने को 100 रुपये मिल रहा है। लेकिन जिस दिन इसकी ट्रांजेक्शन फी बढ़ने लगेगी ना तो लोग उसका इस्तेमाल थोड़ा कम कर देंगे। जैसे फी उसकी ज़्यादा हो जाएगी और कम ट्रांजेक्शन हो जाएगा। इससे अल्टीमेटली पूरे इकोसिस्टम में फ़र्क पड़ता है। इसके लिए ओपन मार्केट में वो कॉइन्स ट्रेड भी होने चाहिए और थोड़ी वैल्यू बढ़नी चाहिए, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। द ट्रांजेक्शन फी विच बिटकॉइन हैज़ वेरी हाई, right, because of their technological structure and miners infrastructure, right, यहाँ पर सप्लाई कॉइन्स की अनलिमिटेड कर दी गई है। उनके भी रूल्स है। राइट, अनलिमिटेड सप्लाई का मतलब ये नहीं है कि भाई अनलिमिटेड सप्लाई यूं ही करते जाएं। देखिए, अनलिमिटेड सप्लाई अगर देखा जाए तो डॉलर का भी है और हमारा रुपया का भी हो सकता है, क्योंकि सरकार जितना चाहे उतना प्रिंट करेगी। लेकिन जो नॉर्मल करेंसी है, डॉलर हो गया या रुपया हो गया, अगर मान के चलिए कि डिमांड है, मतलब सप्लाई ज्यादा हो गई, तो सप्लाई क्या कम कर सकती है सरकार? मतलब कि क्या नोटों को जला सकती है? क्या डॉलर को जला सकती है? नहीं जला सकती ना। राइट, नोटों को जला नहीं सकती ना। लेकिन इथेरियम में कंसेप्ट क्या है? बर्निंग ऑफ टोकन्स, यानी कि बेसिकली जो कॉइन्स है, राइट, अगर जो यूज नहीं आते मार्केट में, हो सकता है इथेरियम ने ज्यादा टेक्नोलॉजी में सप्लाई कर दिया कॉइन, तो उनके जो इन्वेस्टर है, जो टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्ट किए हैं, उनको फायदा मिल पाए, उसकी धीरे धीरे वैल्यू बढ़ पाए। इसके कारण जो टेक्नोलॉजी में यूज नहीं होते कॉइन, राइट, ये यूं कहें कि आपने वो प्रोडक्ट बाई नहीं किया हुआ है। राइट, बाई का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि मानते चलिए आपने ओपन मार्केट से आपने इथेरियम कॉइन को बाई कर दिया। अब इथेरियम कॉइन को बाई कर दिया तो वो तो जल नहीं सकता क्योंकि वो आपके पास है। लेकिन इथेरियम एज अ कंपनी अगर वो कॉइन को बनाती है और अगर वो कॉइन यूज नहीं होते, यानी कि आप खरीदते नहीं हो क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, तो वो रिमेनिंग जो कॉइन है जो कंपनी के पास है उसको जला देती है।
राइट, क्योंकि डिजिटल कॉइन है तो ये जला सकती है, ये जला देती है। क्यों? क्योंकि जिनके पास कॉइन है, जिन्होंने वाकई में एक यूटिलिटी के लिए बाय किया, मतलब कि जैसे हम एटीएम से कुछ कैश विड्रॉ करते हैं ताकि कुछ सामान खरीद पाए, राइट, ये होती है यूटिलिटी के लिए बाय, राइट। लेकिन केवल जमा कर किया जा रहा है घर पे और उसका कुछ समाज में सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली उस कॉइन में महंगाई बढ़ जाती है, राइट, अल्टीमेटली, और वो इकोसिस्टम में कुछ भी काम नहीं आ पाते। ये चीज है के लिए लिया है, राइट, उसको फायदा मिल पाए। तो खास करके इथेरियम उनके लिए जमा करना बेस्ट है जो आने वाले समय में इथेरियम को यूज करेंगे, राइट, उनके लिए ये चीज बेस्ट है। अगर कोई यूं ही इथेरियम को बाई करके, राइट, केवल एक अपने वॉलेट पे रख देता है तो शायद उनको तो फायदा मिलेगा फ्यूचर में, लेकिन वो शायद ओवरऑल इकोसिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, इथेरियम आपके पास पड़ा है केवल इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि इथेरियम क्या है, इथेरियम है डिजिटल ऑयल, राइट। आप देखिए, ऑयल बड़े बड़े देश भी जमा कर रहे हैं, लेकिन उससे समाज का नुकसान हुआ है, फायदा नहीं, राइट। बड़े बड़े लोग ऑयल को, बड़ी बड़ी कंट्रियां ऑयल को क्या करती है, जमा करती है, फिर जैसे महंगाई हो गई ऑयल को रिलीज करेगी तो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये नेक काम नहीं है, ये नेक काम नहीं है। यहाँ और कॉइन की तरह इनकी सप्लाई क्या है, लिमिटेड नहीं है लेकिन अनलिमिटेड है, राइट, ये अनलिमिटेड है। और अनलिमिटेड सप्लाई करनी क्यों जरूरी थी, क्योंकि माइनर्स को पैसा कहाँ से देंगे, अगर माइनर्स को पैसा नहीं देंगे तो हमको सैलरी देनी पड़ेगी, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा लोगों के लिए टेक्नोलॉजी। उससे बेहतर है कि ये थोड़ा थोड़ा कॉइन का भाव बढ़े मार्केट के हिसाब से, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अभी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि अनवांटेड लोग जमाखोरी कर रहे हैं, राइट, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको कहते हैं। इनके कारण क्या हो रहा है, ये सारे कॉइन्स के रेट अनवांटेडली हाई हो जा रहे हैं। आज वॉरेन बफेट जी यूं ही नहीं कह रहे कि बिटकॉइन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, राइट, वो एक प्रैक्टिकल ग्राउंड को एनालिसिस करके बता रहे हैं कि वाकई में बिटकॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, राइट। केवल आप उसको जमा कर रहे हो, ठीक है, आपको आज पैसा मिल रहा है क्योंकि पूरा दुनिया उसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन वास्तविकता में उनकी उसकी वैल्यू नहीं है। ये आप, क्योंकि दोस्तों वैल्यू उनकी ही होती है जिनकी यूटिलिटी होती है, और यूटिलिटी का मतलब दोस्तों यहाँ पर कि एक आम समाज में उनको हर लोग यूज कर पाए और उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। अगर इस दिशा पे हम क्रिप्टो करेंसी को लेके जा रहे हैं तो ये वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन हम इस दिशा पे आगे बढ़ नहीं पा रहे, राइट। इस दिशा पे अगर हम आगे बढ़ेंगे, समय लगेगा क्योंकि अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ये समय आने वाला है। ऑलरेडी इनके एप्लीकेशंस शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इनका जब फायदा सब लोगों को होगा, खास करके बिजनेस के इकोसिस्टम में, तो कौन नहीं अप्लाई करना चाहेगा, राइट। तो ये मेन चीज है, वो समझना है। वैल्यू उनकी होती है जो यूटिलिटी, राइट, जिनकी यूटिलिटी हो वो वास्तविकता में वैल्यूएबल है, लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे क्योंकि लोगों को बस क्या चाहिए, पैसा, राइट, लोगों को पैसा चाहिए और मिलेगा शायद उनको, ऐसा नहीं है पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन समाज को क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन को सही दिशा में ले जाना चाहिए, राइट, तभी जाके पूरे इकोसिस्टम में बदलाव आ पाएगा, वरना केवल हम ट्रेडर्स बन के रह जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है कुछ पैसे हम कमा लें, लेकिन समाज को जो फायदा चाहिए, जो बेनिफिट चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी टेक्नोलॉजी को इसके लिए समझना जरूरी है। आई एम नॉट अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट, लेकिन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द पर्पस बिहाइंड इट। ओके, सो ये हो गई इथेरियम टेक्नोलॉजी। इथेरियम टेक्नोलॉजी में भी, राइट, एक अपग्रेडेड वर्जन यानी कि एक L2 फैसिलिटी टोकन्स का आ गया है जो अलग लेवल पे काम करता है, लेकिन यूजिंग द इथेरियम टेक्नोलॉजी को लेयर 2 में क्यों जाना पड़ा, क्योंकि अनवांटेड बाइंग और सेलिंग हो रही है इथेरियम की। नो डाउट, चलो बाइंग सेलिंग हो रही है, बुरा नहीं है, चलो अच्छा है इथेरियम टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन जिनको रियल एप्लीकेशंस में यूज करना है उनको प्रॉब्लम आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रोड है, उस रोड में बहुत सारे लोग पार्टी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा पर्सन है जिनको ऑफिशियल बिजनेस मीटिंग में जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, वो भी ट्रैफिक जाम में बेचारा फंसा है, राइट, तो वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, उनके लिए उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, समय भी ले रहा है, राइट। इनके कारण एक अलग से चैनल बनाने का उन्होंने एक रास्ता क्रिएट कर दिया है
जहां पर दूसरे टोकन्स आके एक अलग रास्ता बना सके, जहां पर एक चीपर और एक बेटर वे में और फास्टर वे पे ट्रांसफर हो सके, जहां पर पूरी इथेरियम टेक्नोलॉजी को यूज करने की जरूरत नहीं है। काफी सारे कोडिंग्स एल्गोरिथम्स अपने लेवल पे सस्ते में क्रिएट किए जा सकते हैं और केवल वैलिडेशन है वो इथेरियम से हो, ताकि वो सबसे चीपेस्ट मनी ट्रांसफर हो सके। ऐसा टेक्नोलॉजी है पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी। दैट इज फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी। मैं लेवल 2 टोकन उनको कहूंगा, राइट। ये टोकन्स बेसिकली क्या है, मान के चलिए एक बड़ा हाईवे है, ठीक है। अब हाईवे में बहुत सारी गाड़ी आ गई, जाम हो गया, लेकिन एक साइड वाला रोड एक पतला अगर अब बना लिया जाए, राइट, तो वहां से गाड़ी काफी पास हो सकती है और ट्रैफिक को थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो इथेरियम का टेक्नोलॉजी में ये हुआ है कि बहुत सारे लोग, राइट, इथेरियम को होल्ड कर रहे हैं, राइट। इथेरियम होल्ड बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। इनके कारण जो यूटिलिटी जो इथेरियम को करनी है समाज में, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना है, राइट, पेमेंट में एग्जीक्यूशन करवाना है, राइट, उसको बेसिकली डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग की बात हो, नेट फंजिबल टोकन्स की बात हो, वहाँ पर इथेरियम स्लो पड़ रहा है, क्योंकि लोग को ये लग रहा है कि इथेरियम आने वाले समय पे हमको बहुत पैसा देगा, क्योंकि उनकी बर्निंग उसमें कंसेप्ट है कि जो भी कॉइन्स यूटिलाइज नहीं होंगे वो बर्न हो जाएंगे, यानी कि मेरे पास जो कॉइन है, राइट, उसका मुझे वैल्यूएशन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि लोग को मेरे पास से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इथेरियम तो बर्न कर देगा। तो ये चीज़ है। लेकिन जब डिमांड बढ़ेगी तो इथेरियम कैन ऑल्सो सेल्फ जनरेट, राइट। उनका ऐसा रूल है कि वो लिमिटेड मात्रा में सेल्फ जनरेट उस टोकन को करे, राइट। लेकिन इसमें एक चीज हमको समझनी है, राइट, कि ऑल द फीस विच वी आर पेइंग यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी इज फॉर दैट पर्टिकुलर क्रिप्टो। तो मान के चलिए अब पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन ने एक और इसमें जो इथेरियम में प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन लाए हैं कि पॉलीगॉन टेक्नोलॉजीज ने जो खास करके बर्निंग है, वो बर्निंग को ही हटा दिया है ऑलमोस्ट। यूं नहीं कहूँगा आगे उनके व्हाइट पेपर में अपग्रेड नहीं करेंगे, हो सकता है जैसे वो कॉइन बढ़ेगा, राइट, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, तो पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग द बर्निंग थिंग, ताकि उनके इन्वेस्टर को कुछ रिवॉर्ड मिले, राइट। लेकिन बेसिकली ये टेक्नोलॉजी करती क्या है कि अगर आप पॉलीगॉन बाय कर लेते हो कॉइन, और अगर आप यूज नहीं करते हो तो यू कैन स्टैक इट, राइट, यानी कि वो आपको कुछ ईयरली रिवॉर्ड दे देगी, जैसे बैंक इंटरेस्ट होता है उस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम सीधा इन्वेस्ट, देखिए स्टैकिंग बड़ी करेंसी का नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। स्टैकिंग लगभग हर करेंसी का हो सकता है, इवन यू कैन स्टैक द इथेरियम। लेकिन वो जो आपको ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो कम मिलता है, और आमतौर पे ये जो ईयरली इंटरेस्ट जो मिलता है ना, वो भी बेसिकली आपको कॉइन्स पे मिलता है। जिस कॉइन को आपको ने स्टेक किया है वही कॉइन आपको मिलता है, कर देते हैं। और हम किसी कॉइन को कंपेयर करते हैं उनके चार्ट को देख के, राइट, कि ओपन मार्केट में देखो पॉलीगॉन टेक्नोलॉजीज $1 का था, अभी जो कॉइन मिल रहा है वो 0.22 सेंट या 0.3 का मिल रहा है। लेकिन ये उनका पैरामीटर है ही नहीं, राइट, वर्कआउट करने के लिए। पैरामीटर ये है कि वो कंपनी ने प्रैक्टिकल ग्राउंड में ब्लॉकचेन को लेके क्या काम किया, ये इंपॉर्टेंट है किसी का टेस्ट करने के लिए कि ये वाकई में यूटिलिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, राइट। आज पॉलीगॉन का टेक्नोलॉजी अगर आप चेक करेंगे तो खास करके स्ट्राइप के साथ उनका पार्टनरशिप है, बड़ी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप उन्होंने किया हुआ है, जैसे नाइक हो गया, राइट। तो वो अभी वर्कआउट कर रहे हैं, राइट। यूएसडीटी के वन ऑफ द लीड यूटिलिटी वाले कॉइन है कि जो टेक्नोलॉजी के थ्रू यूएसडीटी जो और स्टेबल कॉइन्स है वो ज़्यादातर ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। लेकिन कोई कहेगा कि भाई इतना बड़ा जब उनका ट्रांसफर है, राइट, वर्कआउट हो रहा है, जब कोई इंटरनेट में सर्च करेगा तो पॉलीगॉन इज वन ऑफ द बेस्ट कॉइन, और उनके फाउंडर्स भी इंडियन है। लेकिन जब उनका कोई कॉइन का भाव देखेगा तो कहेगा कि नहीं, ये सारा चीज़ बेकार है, अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉइन का भाव डिमांड और सप्लाई के ऊपर से प्लस माइनस होता है, राइट। कॉइन का जो रेट है वो बेस्ड ये नहीं होता कि भाई आपकी टेक्नोलॉजी ऑन ग्राउंड कितनी है। प्लस आप ये चेक करो कि आपके पास जो रुपया है, अगर आप उसको जमा करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। आप रुपया से कुछ लोगे ना, गोल्ड लोगे, सिल्वर लोगे, तभी जाके आपको वो बेनिफिट मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या है, टोकन्स है, राइट। ये जो गैस फी बोलते हैं क्रिप्टो की भाषा में, ये केवल गैस फीस में उपयोग किए जाने वाले कॉइन्स है, राइट, जिनकी सप्लाई लगभग अनलिमिटेड के बराबर है,
राइट, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो ये कॉइन्स को अगर आप जमा करोगे, राइट, तो क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, आप सोचिए। राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी पुअर है, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट ही रॉन्ग क्राइटेरिया में गया है। इनमें बेनिफिट तब मिलेगा जब ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे और ज्यादा लोग उसको यूज करेंगे, और कंपनी जब बर्निंग कॉन्सेप्ट लाएगी तब धीरे धीरे उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू होगा। लॉन्ग टर्म में अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है आपको, लेकिन ये हमारा पर्पस नहीं है, ये ब्लॉकचेन का पर्पस नहीं है। ब्लॉकचेन का पर्पस में कॉइन्स केवल इसलिए लाते हैं ताकि माइनर्स को कुछ पैसा दिया जाए, राइट, और इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा सस्ते में लोगों की तरफ पहुंचाया जाए। आज पॉलीगॉन टेक्नोलॉजीज ने ये कंसेप्ट के कारण दुनिया की वन ऑफ द चीपेस्ट क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करने जाने वाली डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी बनाई है, राइट, जिनको क्रिप्टो की भाषा में ट्रस्टलेस। ट्रस्टलेस का मतलब क्या है कि किसी के ऊपर विश्वास ना करो, खुद वैलिडेट करो। दुनिया में कोई भी चीज वैलिडेट कर सकता है ये जो ट्रांसफर हुआ है या ट्रांजैक्शन हुआ है, ये कितना वाकई में पॉलीगॉन टेक्नोलॉजीज ने वो काम कर दिखाया है जो इथेरियम ने खुद नहीं कर पाया। बना इथेरियम के ऊपर से ही ये कॉइन है, राइट, L2 लेवल पे, लेकिन पॉलीगॉन से अगर ट्रांसफर करे फंड्स तो वो ज्यादा चीपर है एज कंपेयर टू इथेरियम। टेक्नोलॉजी सेम है, राइट, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन स्टिल पॉलीगॉन इज मच चीपर देन इथेरियम, राइट। तो ये वाकई में उनको अप्रिशिएट किया जा सकता है, राइट। USDT आज की डेट में भी सबसे ज्यादा पॉलीगॉन टेक्नोलॉजीज के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, राइट। बड़ी बड़ी पेमेंट गेटवेज के साथ उनका टाई अप है और काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। सो कॉइन का भाव हाइप ठीक है, वो उस हिसाब से वो हाइप नहीं क्रिएट कर पाए जैसे बिटकॉइन और अदर कॉइन्स ने किया, राइट, लेकिन उनकी यूटिलिटी के ऊपर से उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हो सकता है कल सवेरे उनका कॉइन का भाव और भी गिरे, राइट, लेकिन अगर उनकी यूटिलिटी अच्छी है तो अप्रिशिएशन उनको मार्केट की तरफ से मिलेगा बेस्ड ऑन देयर यूज केसेस। और अगर टेक्नोलॉजी उनकी पुअर होती है तो लोग उसको स्विच कर देगा, वो कॉइन यूज नहीं करेगा, दे आर गोइंग टू गो फॉर द अल्टरनेटिव कॉइन्स। बेसिकली दोस्तों मार्केट में दो टर्म फेमस है, एक है बिटकॉइन और दूसरा है अल्ट कॉइन। अल्ट कॉइन मतलब बिटकॉइन के अलावा जो भी कॉइन्स है उसको हम कहेंगे अल्टरनेटिव कॉइन्स या अल्ट कॉइन्स। जैसे हम कहते हैं ना कि जो खुद देखा है उनके ऊपर ही भरोसा करो, राइट। किसी ने कहा है उनके ऊपर भरोसा मत करो, अब खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो यहाँ पर तो पूरे लोग, हजारों आंखें उस चीज को देख रही है, राइट, लाखों करोड़ों आंखें उस ट्रांजैक्शन को पढ़ सकती है, देखी हुई है, उनसे इंटरनल कम्युनिकेट कर रही है, राइट। इनके कारण ये ट्रस्टलेस मतलब कि किसी के ऊपर भी भरोसा करना ही नहीं, राइट। और जो सिस्टम इस तरीके से बनाई जा रही है कि जहां पर किसी के ऊपर भरोसा रखने का जरूरत ही नहीं है, उसी टेक्नोलॉजी को सबसे बेस्ट अभी के जमाने में माना जा रहा है, जाए सिक्योर्ड है और उसमें कुछ स्कैम हुआ है कि नहीं। कंपनी के हर ट्रांजैक्शन अगर वो इंटीग्रेट करते हैं क्रिप्टो के थ्रू, चाहे पॉलीगॉन हो, इथेरियम हो, राइट, कहीं से भी इंटीग्रेट करते हैं, तो उनकी जो पब्लिक के सामने या इन्वेस्टर के सामने जो छवि है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल भी ये पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर सकती है, जहाँ पर पूरे दुनिया को पता चलेगा कि ये हॉस्पिटल एग्जैक्टली कैसे काम कर रही है। आई मीन टू से वो कितने पेशेंट को सर्व कर रही है, राइट, क्या वो वर्कआउट कर रही है, ये सारा चीज़ हर एक पब्लिक के आंखों के सामने सारा चीज़ें होगा। और जब एक आम जनता डेली ट्रांजैक्शन देख पाएंगे किसी बिजनेस का कि अरे आज रोज का देखो इस बिजनेस मॉडल में इतना काम हो रहा है, इतना एफर्ट किया जा रहा है, राइट, इतने लोग आ रहे हैं, राइट, आज कंपनी ने ये किया, इतनी परचेसिंग की, सेल की, जो रियल टाइम के ऊपर उस डेटा को वैलिडेट किया जा सकता है और जो आम पर्सन, राइट, उसको गो थ्रू कर सकता है उस मात्रा में, जिस मात्रा में कंपनी उसको दिखाना चाहे, राइट। हर एक चीज जरूरी नहीं है कि वो अमाउंट या एवरीथिंग शुड कम, लेकिन एटलीस्ट दैट थिंग शुड बी रिफ्लेक्टेड बाय अ कॉमन पर्सन और अ कॉमन पीपल वेयर दे कैन सी द रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज। तब जाके आम जनता उस क्षेत्र में निवेश कर पाएगी और वो कंपनी को बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर केवल पैसों की बात करते हैं, उनको ये कुछ लेना देना नहीं है कि पब्लिक को कैसे सर्व किया जाए, राइट। और जिनसे पैसा लिया है उनको रिटर्न देना पड़ता है, राइट, उसके लिए कस्टमर को लूटना भी पड़ता है क्योंकि इन्वेस्टर की तलवार है, राइट।
लेकिन आम जनता से जब पैसा लिया जाता है, राइट, तो आम जनता दूसरे आम जनता के बारे का ही हित सोचती है, क्योंकि वो छोटे छोटे फंड्स लेके आती है। उसको टोकनाइजिंग कहते हैं, टोकनाइजिंग, कि आपका बड़ा प्रोजेक्ट है उसके छोटे छोटे कॉइन्स में डिवाइड कर दिया जाए, इसको टोकनाइजिंग कहते हैं। वो टोकनाइजिंग से एक छोटे इन्वेस्टर्स के फंड्स आने शुरू होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉइन दे परचेज, राइट, और उनका पर्पस यही होता है कि भाई बेस्ट यूटिलिटी समाज में वो प्रोडक्ट या सर्विसेज के थ्रू आवे। उनका ये एक्सपेक्टेशंस नहीं होता कि, और होता भी है तो वो देना जरूरी नहीं, राइट, जबकि बड़े इन्वेस्टर्स कम विद अ कॉन्ट्रैक्ट कि आपको इतना % रिटर्न हमको देना ही है, ये वर्कआउट करना ही है, उनकी डिमांड बड़ी होती है, उनको संभालना पड़ता है, जिसके कारण समाज में फायदा इतना नहीं पहुंचा पाते और एक रॉन्ग डायरेक्शन में कंपनी चली जाती है, राइट। इसके लिए डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बहुत जरूरी है दोस्तों, राइट, तभी जाके कोई उनके ऊपर इन्वेस्टर भरोसा करेगा और ज्यादा उनको फंड दे सकता है। अब ये सारा चीज जो मैंने समझाया आपको, उसका मुख्य बेनिफिट क्या है या किस दिशा पे ये आगे जाएगा, ये आपको समझना है कि ये सारी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, ब्लॉकचेन के थ्रू जो सबसे बड़ा फायदा स्टार्टअप को मिलने जाने वाला है, वो है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग। क्या है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग? डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग मतलब कि कोई ऐसी अथॉरिटी आपके ऊपर नहीं है जो आपको फाइनेंस कर रही है। फॉर एग्जांपल बैंक क्या करती है कि जो छोटे छोटे डिपॉजिटर होते हैं उनका पैसा जमा करके आपको लोन के ऊपर पैसा रिलीज करती है, ठीक है, आप लोन पे करते हो, अगर आप लोन का EMI नहीं पे करते हो तो बैंक आपके ऊपर हावी हो जाती है, बैंक आपके ऊपर एक्शन ले लेता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में क्या है कि ना तो आप पब्लिक के साथ चीटिंग कर सकते हो, ना तो पब्लिक आपके साथ चीटिंग कर सकती है, या पब्लिक आपको प्रेशराइज कर सकती है। वो कैसे? जैसे मान के चलिए आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आपको मान के चलिए टोटल 100 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है, तो आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन कर सकते हो कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसी है, इतना मुझे रॉ मटेरियल के लिए लगेगा, इतना लेबर के लिए लगेगा, इतना प्रोडक्शन के लगेगा, और ये टाइम फ्रेम तक इतना मुझे पैसा चाहिए। तो जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके आप थर्ड पार्टी के थ्रू ऑफिशियल और वैलिडेटर रख सकते हो, तो जो काम होगा वो पब्लिक। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे जैसे आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको पैसा रिलीज होगा। अभी रॉ मटेरियल लेना है तो रॉ मटेरियल का पैसा रिलीज होगा, और वो भी ऐसा रिलीज नहीं होगा, राइट, आपका वर्क देखा जाएगा कि क्या आपने वेंडर से बात की, वेंडर ने क्या आपको रेट्स दिए, राइट, वेंडर जो है वो कहाँ से प्रोक्योर कर रहा है, क्योंकि सारे डिसेंट्रलाइज्ड वे में वर्कआउट हो रहा है। भले वो कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, दे माइट बी यूजिंग इथेरियम और पॉलीगॉन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी आर ब्लॉकचेन। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है तो एक दूसरे से लोग कनेक्टेड है, राइट, थर्ड पार्टी उसको वैलिडेट कर सकती है, तो यहाँ पर चीटिंग की गुंजाइश कम है। किसी की बातों से कुछ नहीं करना है कि ऐसा करेंगे होगा नहीं, राइट, आप वो चीज करो, आप एक्शन में लाओ, जब एग्जैक्टली जरूरत पड़ेगी तब आपका फंड रिलीज होगा। इस तरीके के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन हो रहे हैं। अब समझो दोस्तों, डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज आर बेसिकली सिंक्रोनाइज्ड विद द वर्क, ये काम के साथ जुड़ी हुई है, उनको जोड़ा जा सकता है इनफैक्ट, राइट, यही सबसे बड़ी उनकी पोटेंशियलिटी है, यही सबसे बड़ा उनका सीक्रेट है, ताकत है, आप जो भी कहो, ये शक्ति ही यही है कि काम के साथ इस करेंसी को जोड़ा गया है। अभी के जितने टाइम पर हम पेपर करेंसी यूज कर रहे हैं वो काम के साथ जुड़ी नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ा स्कैम का कारण है, जड़ है, राइट। तो ये दूर करने के लिए ये सारे क्रिप्टो करेंसीज के कॉन्सेप्ट है, और इसके कारण इसको पेमेंट गेटवे में लोग ला रहे हैं, यही मेन कारण है, टू मेक द ट्रांजैक्शन मोर सिक्योर इन द फ्यूचर। देख सकता है, अरे कि ये जो काम है एग्जैक्टली इतना हुआ, राइट, और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, और उसके बेसिस के ऊपर से आप एक अपना कॉइन लॉन्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अपना कॉइन लॉन्च किया, लेकिन उनके कॉइन लॉन्च के पीछे एक लंबा विजन नहीं था। उनके कॉइन लॉन्च के पीछे केवल ये था कि भाई मुझे कैंपेन्स के लिए फंड्स चाहिए। उन्होंने अपना कॉइन लॉन्च किया और नेक्स्ट डे ही वो कॉइन का रेट आधा हो गया, क्योंकि उन्होंने पैसा। उसी तरीके से जो इलोन मस्क साहब है वो भी काफी गलतियां कर चुके हैं। मीमी कॉइन खुद ले लेते हैं और ट्विटर पे डाल देते हैं कि भाई मैंने मीमी कॉइन लिया। मीमी कॉइन मतलब क्या है? इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है,
बंदरों के कॉइन आते हैं, राइट, चिंपांजी के कॉइन आते हैं, पता नहीं क्या क्या कॉइन लॉन्च हुए हैं, 10,000 से ज्यादा भी कॉइन लॉन्च हो चुके हैं जिनकी कोई यूटिलिटी मार्केट में नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी बनाए नहीं है, राइट, केवल बस मीमी है, किसी का फैन क्लब हो गया फुटबॉल का, राइट। अब ऐसे कॉइन जो है मस्क साहब पहले ले लेते हैं सस्ते में, फिर उनके फॉलोवर को बोलते हैं कि भाई इनमें स्कोप है या मैंने ये लिया है, पूरी दुनिया वो लेने लगती है, फिर मस्क साहब जो है पहले निकल जाएंगे उसमें से, राइट, अपना उसको एक्सचेंज में सेल करके, बाकी के जिनके पास होल्डिंग है वो फंस जाएंगे, कोई प्रैक्टिकल काम में आएगा नहीं वो कॉइन, राइट। तो इसके कारण क्या है, क्रिप्टो बदनाम हो रहा है, राइट। ये सारी एक्टिविटीज के कारण क्रिप्टो बदनाम, इनके लिए क्रिप्टो नहीं है, ये टेक्नोलॉजी को समझो, इसको रियल एप्लीकेशन में लाओ, जो रियल एप्लीकेशन में लोग लाएंगे वो अपना अच्छे बिजनेस को स्केल कर पाएंगे, बहुत बड़े लेवल तक आगे आ जाएंगे, और ये होगा, राइट। क्योंकि अभी क्या है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितना जितना वो करंट सेंट्रलाइज सिस्टम से वो पिसेंगे, जितना वो प्रॉब्लम में फंसेंगे, जितना स्कैम में फंसते जाएंगे, उस हिसाब से वो धीरे धीरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को समझना शुरू करेंगे, राइट। फिर धीरे धीरे वो आएंगे करेंसीज के तरफ, राइट, जो है डिजिटल कॉइन की तरफ आएंगे, ये धीरे धीरे होगा, राइट। इसके लिए मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ कि इस चीज़ को सीखो, जानो और समझो। और एक इनिशिएटिव वाकई में अच्छा लिया है BPCL ने, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, राइट, वो पहली पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी भारत की जिन्होंने ब्लॉकचेन को अपनाना शुरू किया, राइट, ये अपने सिस्टम में लाना शुरू किया। तो इस तरीके से दोस्तों एप्लीकेशन होना चाहिए। आप देखिए मग शिपिंग लाइन जो है वो ब्लॉकचेन में आ रही है, राइट। के लाइन ने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि दे आर गोइंग टू इंटीग्रेट एवरीथिंग इनटू द ब्लॉकचेन, सो एवरीबॉडी हैज टू कम। जो ब्लॉकचेन में नहीं आएंगे वो बाहर हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो ब्लॉकचेन में नहीं आएंगे वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, राइट। एवरीबॉडी हैज टू कम इनटू दिस, आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। सरकार भी नहीं चाह रही थी कि क्रिप्टो करेंसी आवे, कोई सरकार नहीं चाहेगी कि आए, क्योंकि हर एक के पास अपनी खुद की प्रिंटिंग मशीन है, वो जितना चाहे उस फंड्स को मैनिपुलेट कर सकते, कोई नहीं चाहेगा कि अल्टरनेटिव सिस्टम आए फाइनेंस में। लेकिन अल्टीमेट जनता जो चाहेगी वैसे ही सरकार को मानना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए भारत सरकार ने भी क्या करा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ा, क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लाया। क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लाया मतलब कि उनको एडमिट करना पड़ा उनको कि ओके नाउ यू कैन यूज दैट, राइट। लेकिन धीरे धीरे देखिए अभी डिजिटल कॉइन की तरफ भी विकास कर रही है गवर्नमेंट, तो लेट अस बी होपफुल कि हम कुछ डिसेंट्रलाइज मोड में जाएंगे जहाँ पर ये चीज को हम अच्छी तरीके से इंटीग्रेट कर पाए। हमने पैसे वहां से निकाल लिए जैसे लोगों ने कॉइन्स बाय किया, तो इस तरफ से हमको नहीं जाना है। हमको जो वर्कआउट करना है वो इस एरिया पे वर्कआउट करना है जहाँ पर लोगों को यूटिलिटी मिल पाए। तो जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ द पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी, वहाँ पर चीपर रेट में कोई अपना कॉइन को लॉन्च कर सकता है, उस कॉइन का विजन शो कर सकता है कि भाई ये कॉइन है, राइट, अगर आपको ये कॉइन बाय करना है तो ये फ्यूचर का हमारी इतनी रिक्वायरमेंट होगी, इसके बेसिस के ऊपर से हम इतने कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, राइट। ये कॉइन्स आप जो है वो पर्टिकुलर अमाउंट को बाय कर सकते हैं, और आगे के टोकन्स, आगे के कॉइन्स तभी खुलेंगे जब पहला काम कंप्लीट होगा। अब होता क्या है, लोग बैंक से लोन ले लेते हैं, लेकिन वो बैंक ने जो कमिटमेंट दिया है उस हिसाब से वो कमिटमेंट की तरह काम की। दोस्तों अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, कोई भी अच्छा सीए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे देगा, हो सकता है कि आप में कोई स्किल ना हो, राइट, कोई प्रोजेक्ट के बारे में पता ना हो, क्या करना है क्या नहीं, वो बहुत बढ़िया सीए आपको करके दे देगा कि भाई ये जो है आप बैंक को दे दो, आपको लोन मिल जाएगा, राइट। और इस तरीके से बड़े बड़े लोगों को लोन मिल भी जाता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाते, राइट। अल्टीमेटली वो पैसा लेके चले जाते हैं, बैंक का एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, इससे जो छोटा स्टार्टअप है उनको फिर फंड्स नहीं मिलता, छोटे स्टार्टअप्स को फिर प्रॉब्लम आ जाती है। यही तो रीज़न है, क्योंकि बड़े लोग जो है वो फंड्स बैंक को नहीं दे पा रहे, तो छोटे लोगों के ऊपर कैसे बैंक भरोसा करेगी। क्योंकि हमारी सिस्टम क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते रहो बैंक को, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बजाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाना पड़ेगा। अगर बैंक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे तो बैंक को ही नुकसान है, राइट। जो डिसेंट्रलाइज वे में अपनी इकोसिस्टम को बिल्डअप नहीं करेगा ब्लॉकचेन के ऊपर, वो कंट्री भी बाहर फेंका जाएगा समाज में, राइट। उनकी काम नहीं आएगी, वो कंट्री विकास नहीं कर पाएगा। अ कंट्री हैज टू अडॉप्ट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यूएस को भी नहीं करना था, लेकिन उन्होंने अपनाया, धीरे धीरे अपना रहे, राइट। इसी तरीके से जो भी देश इस चीज को अपनाएगा, राइट, और अपना हित भी रखना है,
राइट। जैसे यूएस इज गोइंग टू लॉन्च देयर ओन स्टेबल कॉइन, तो इसी तरीके से अपना जो वजूद बना रहे, राइट। टैक्सेशन भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस चीज को और अच्छी तरीके से बनाने में एक इकोसिस्टम बनाओ, राइट। तभी जाके लोगों का हर एक पैसा, उनका मेहनत सेफ रह पाएगा। अभी करंट सिस्टम में स्कैम के ऊपर स्कैम हो रहा है, उसको बचाने के लिए उसको सही दिशा में ले जाना जरूरी है, उसके लिए सही लीडरशिप भी चाहिए। नहीं करते तो जब वो कमिटमेंट की तरह उस तरीके से काम नहीं करते तो बैंक के साथ भी क्या हो जाता है, धोखा हो जाता है, और बैंक को भी वो रिकवर फंड नहीं होता, एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, फिर नए स्टार्टअप को फंड लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग का बेनिफिट क्या है कि काम जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वर्कआउट होगा, राइट, सारे लोग ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेटेड होंगे, तो जो वर्क उन्होंने किया, परफॉर्मेंस दिया, प्रोडक्ट डिलीवर किया, बाई किया, प्रोडक्शन किया, राइट, उसके वैलिडेटर्स रखे जाएंगे, और उसके वैलिडेटर्स के थ्रू, राइट, वो वर्कआउट होता है, वो पब्लिकली चेक कर पाएगा लोग कि इतना वर्कआउट हुआ, सेल्स हुआ, स्टार्ट हुआ, इतने लोग रखे, इसका ये वर्कआउट, ये सारा चीज़ रियल टाइम पे लोग ट्रैक कर पाएंगे। अभी के टाइम पे रियल टाइम पे हम ट्रैक नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली कंपनी में क्या हो रहा है, राइट। कंपनी बैलेंस शीट भी कुछ भी तरीके से बना के आर्टिकुलेट करके भी हम हमारे सामने परोस देती है, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंसी रखना चाहे तो वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, ब्लॉकचेन के थ्रू रख सकता है, जो पब्लिकली लोग वैलिडेट कर सकते हैं चीज़ों को, और उसके बेसिस के ऊपर से लोग उस कॉइन्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉइन्स का जो रिवॉर्ड देना है वो स्टैकिंग रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। मैं आपको और एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए आपका एक घर है, उस घर की कीमत 1 करोड़ रुपए है मान के चलिए, और वो ऐसे एरिया पे है जहाँ पर आपका वो घर सेल ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पा रहे। घर अच्छा है, राइट, और वो लोग जानते भी हैं कि हाँ इनकी ये वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी उतना नहीं है, मेरे पास छोटा सा ही पैसा है। देन व्हाट यू कैन डू, टोकनाइजिंग, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको बायर्स नहीं मिल रहे आपके घर के लिए, ठीक है, क्योंकि अमाउंट बड़ा है, राइट, तो लोग है वो आ नहीं पा रहे, या लोगों को वो क्लिक नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ब्लॉकचेन के थ्रू एक कॉइन लॉन्च कर सकते हो, राइट, जो कॉइन परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड हो, और वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट किया जाए कि भाई आपको ये ऑथोराइजेशन, ये चीज़, मकान आपको मिलेगा अगर 1 करोड़ के कॉइन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। एक कॉइन का भाव 1 रुपए रख सकते हो, 1 करोड़ लोग जो है 1-1 रुपए दे सकता है, 1-1 रुपए का कॉइन बाई कर लिया। अब वो घर जो है आगे रेंट पे जाएगा, तो रेंट का जो इनकम है वो कॉइन के होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ना तो किसी बैंक की ज़रूरत है, ना किसी फाइनेंसर की ज़रूरत है, ना किसी की, बस आपको ज़रूरत क्या है कि यू नीड अ स्ट्रॉन्ग वैलिडेटर, जैसे ओरेकल जैसा कंपनी है, राइट, वैसे स्ट्रॉन्ग वैलिडेटर आने वाले समय पे बहुत ऐसा इंडिया में भी फेमस होंगे, राइट। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बैंक्स भी एक ऐसा रोल प्ले करेगी जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि ये ज़रूरत है, राइट। क्योंकि आजकल के टाइम में छोटे लोगों को फाइनेंसिंग मिलनी बहुत मुश्किल है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज होगा, इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर वर्कआउट होगा, उसके स्मार्ट एग्रीमेंट्स के ऊपर वर्कआउट होगा, और परफॉर्मेंस बेस्ड जो फंड रिलीज होगा, तो किसी को फंड्स उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्लस पॉइंट क्या है कि जब लोगों ने छोटा छोटा रुपया इन्वेस्ट किया है, मान के चलिए कुछ लॉस होता भी है तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, राइट, वो लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई एक अथॉरिटी आपको 1 करोड़ रुपए दे रही है, तो वो अथॉरिटी आपके पास ज़रूर आएगी कि भाई 1 करोड़ रुपए जो है, राइट, वी हैव प्रोवाइडेड टू यू, राइट, एंड नाउ यू नीड टू प्रोवाइड अस बैक। तो ये चीज़ भी है। तो यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बेसिकली एक पर्सन परफॉर्मेंस बेस्ड करेंसी को लिंक आउट करके आगे बढ़, लेकिन उनका फ्लिप साइड यानी कि नेगेटिव साइड भी वो ये है कि कोई भी एरा गैरा पर्सन अपना वाइट पेपर बना के अपने कॉइन्स को लॉन्च कर सकता है, और किसी इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर को हायर करके उनकी एक झूठी प्रतिष्ठा क्रिएट कर सकता है, और वो अल्टीमेटली कॉइन्स जब आप बाई करेंगे तो वो प्रोजेक्ट के ऊपर वर्कआउट नहीं होगा, और अल्टीमेटली वो भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि क्या है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसको वैलिडेट कैसे करना है, वो प्रोजेक्ट कितना वायबल है कि नहीं, हमने कभी थर्ड पार्टी वैलिडेटर की सलाह ली नहीं, हम अपने मन के तुक्के से कॉइन ले बेच कर रहे हैं, तो कुछ हम कर नहीं पाएंगे, राइट। हमको ये टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी। ये टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत अच्छी है,
कंपेयर टू करंट सिस्टम ये हजारों गुना अच्छी है, राइट। हो सकता है और भी इसमें लिमिटेशन, लेकिन अल्टीमेटली इम्प्रूव टेक्नोलॉजी हो रही है। करंट मैकेनिज्म से बहुत स्ट्रॉन्ग है और सब लोग धीरे धीरे उनको अपनाएंगे। तो इसको जानो, समझो और फिर आप उसमें एंटर करो, वर्कआउट कर सकता है, राइट। ये दोस्तों मैं आपको पूरा बेसिक्स बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो आपको काम आएगी आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी के थ्रू या ब्लॉकचेन के थ्रू। जो दोस्तों मुझे लगता है जो सबसे बेस्ट काम किया है क्रिप्टो करेंसी को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, वो मुझे लगता है मेरे मत से बाइनेंस ने किया है। क्योंकि बाइनेंस आज की डेट में भी डेली बेसिस के ऊपर वो लाखों यूजर को अट्रैक्ट कर रहा है। लगभग हर करेंसी में आप बाइनेंस के थ्रू ट्रेड कर सकते हो, और वो केवल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। वहाँ पर जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी काम किया जा सकता है। एक रेडी प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग है, और लगभग जो करेंसीज उसमें लिस्टेड है उसको स्टैकिंग का रिवॉर्ड भी बाइनेंस दे रहा है। लेकिन मेन चीज़ क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ। बाइनेंस का आप एप्लीकेशन यूज़ करें और इस टेक्नोलॉजी को समझने का कोशिश करें। जैसे आप फ़ोन पे और गूगल पे यूज़ कर सकते हैं ना, इसी तरीके से बाइनेंस का एप्लीकेशन है। क्योंकि बिटकॉइन का एप्लीकेशन हमारे पास नहीं है, राइट। इथीरियम का ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जो इतनी यूटिलिटी हमको दे पाए। बाइनेंस का ऐसा एप्लीकेशन आज आपके पास है जो आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, राइट। और बाइनेंस देखिए, हो सकता है बाइनेंस के भी फ्लिप साइड हो, कोई उनके बारे में बुरा भी कह सकता है, लेकिन उनके पॉजिटिव साइड्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, मेहनत किया हुआ है इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि कोई सरकार इनको मान्यता इतना इजीली नहीं देगा, कोई नहीं देगा। इसलिए उन्होंने कोई भी अपना हेड ऑफिस नहीं रखा है। ऑफिस बहुत सारे हैं बाइनेंस के, बहुत सारे कंट्री में, लेकिन हेड ऑफिस आज की डेट पे भी नहीं रखा है, क्योंकि उनको पता है कि बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके ऊपर बहुत स्ट्रगल है, चैलेंज है। लेकिन वो इनोवेशंस में बहुत आगे हैं। अगर आप देखेंगे उनका BNB कॉइन, तो BNB कॉइन मैं मानता हूँ वन ऑफ द मोस्ट यूटिलिटी वाला कॉइन है, राइट। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो कॉइन का भाव बहुत बढ़ गया है, वो सेंस से नहीं, लेकिन उन्होंने आम जनता को एप्लीकेशन दिया है जिससे लोग चीज़ें समझ सके, ना केवल समझ सके, अप्लाई कर सके, मनी ट्रांसफ़र कर सके। और अभी तो इंडिया में भी वो वैलिडेशन हो चुका है उनका, ठीक है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो भी आप एज क्रिप्टो करेंसी, चाहे आप नेट फंजिबल टोकन की बात करो, किसी एसेट को डिजिटलाइजेशन पे उसको वैलिडेशन, प्रूफ ऑफ स्टेक, एवरीथिंग, राइट, यू कैन डू यूजिंग दैट सिंगल ऐप। वो उस तरीके का बिल्डअप कर रहे हैं। उनका कॉइन का भी यूटिलिटी उतना ही है, राइट। तो कॉइन का बस मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने कॉइन्स आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया, उसकी यूटिलिटी के ऊपर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। सो यू कैन यूज दिस ऐप टू लर्न, नॉट टू ट्रेड। मेरा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत यूज करना जानते होंगे, समझते होंगे, तो जब भी आपको उसका उपयोग होगा, जब उसका लीगलाइजेशन होगा, राइट। बाइनेंस क्या करता है, वो इनोवेशन पहले कर लेता है, फिर सरकार से उसको फटकार पड़ती है, तो फिर वो सरकार को कुछ पैसे दे देता है एज ए पेनल्टी के रूप में, और तब वो काम हो जाता है वैलिड, कि ओके नाउ यू आर वैलिड टू डू। तो तब जो है लोग उसमें एंटर होते हैं। लेकिन तब तक क्या है, उससे पहले आप चीज़ों को सीख लो, क्योंकि ये सारा चीज़ आने ही वाला है। बाइनेंस नहीं होगा तो कोई और होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये टेक्नोलॉजी रहेगी, अपग्रेड होती रहेगी। ये चीज़ें सीखने समझना बहुत ज़रूरी है, तभी तो जाके हम अप्लाई कर पाएंगे जब इसकी एकदम आपको ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो बाइनेंस ने किया है कि उन्होंने सारे कॉइन्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाया और उस प्लेटफॉर्म पे एक कनेक्टिंग लिंक बनाया। चाहे आपको कॉइन स्वैप करना हो, ट्रांसफर करना हो, किसी को देना लेना हो, ऐसे वॉलेट के रूप में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। और सबसे पहला जो इनोवेशन क्रिप्टो में आ रहा है, मैंने बाइनेंस में देखा है, टू बी वेरी फ्रैंक दोस्तों, राइट। दे आर सुपर इनोवेटिव इन द क्रिप्टो टेक्नोलॉजी, राइट। BNB कॉइन की मैक्सिमम यूटिलिटी वो दे रहे हैं, और वो उनका बस मेन रोल ही ये है कि सारे क्रिप्टो ऑल अंडर वन रूफ आए और उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग हो, जांच हो, जो खराब परफॉर्मेंस करे उसको हटा दिया जाए, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें वो लाए हैं, राइट, जो क्रिप्टो के में ट्रांसपेरेंसी बिल्डअप लोगों की हो पाए, उसके ऊपर उनका प्रयास है। ये उनके पॉजिटिव साइड जो मैंने देखे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेगेटिव साइड्स बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि इलीगल है, गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लिया, राइट, यहाँ से उनको निकाला गया, यहाँ पर ऑफिस शट डाउन हो गया, ये सारे उनका चीज़ है, राइट, इलीगल ट्रांसफर हुआ, ये हुआ। लेकिन जो उनके इनोवेशंस है दोस्तों,
वो जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है वो अनबीटेबल है। राइट, उतने ज़्यादा इनोवेशंस मैंने क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, प्रैक्टिकल यूज केसेस के ऊपर कहीं नहीं देखे हैं जो बाइनेंस ने और BNB कॉइन्स ने करके दिखाए हैं। एंड आई रिपीट इट वंस अगेन, जो चीज़ मैं यहाँ पर इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ वो सारे चीज़ें एक ऐप के रूप में वो बिल्डअप करके दिए हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी में ऐसा सिनेरियो है कि वहाँ पर एक आपको अलग से डेवलपर बिठा के थर्ड पार्टी हायर करके बहुत सारी चीज़ें बिल्डअप करवानी पड़ेगी, तब जाके उस कॉइन का रियल एप्लीकेशन आपकी इंडस्ट्री पे हो पाएगा। राइट, कोई इजी ऐप या वेबसाइट नहीं है जो बाइनेंस आपको दे रहा है। बाइनेंस ने हर एक आम इंसान के को एप्लीकेशन, अपना कॉइन और सारे कॉइन्स को जोड़ दिया है। राइट, वो केवल एक्सचेंज नहीं है दूसरों की तरह। राइट, वो पूरा यूटिलिटी में काम करने वाला भविष्य का प्लेटफॉर्म होगा अगर उनको गवर्नमेंट की अप्रूवल्स मिलती रही। वरना हो सकता है कोई गवर्नमेंट एक सेपरेट सिस्टम बनाए जो उसी तरीके के सिस्टम में काम कर पाए, तो बात अलग है। लेकिन व्हाटसोएवर दे डिड टिल डेट इज द बेस्ट दे हैव डिड इट फॉर द क्रिप्टो अपग्रेडेशन या ब्लॉकचेन इनोवेशन। ये चीज मैं आपको बता सकता हूँ। आप एक बार उनकी वेबसाइट ऐप गो थ्रू करिएगा, आप बहुत सारी चीजें जान पाएंगे जो आपको भविष्य में आपके बिजनेस के एप्लीकेशंस में सारी चीजें काम आएगी। राइट, लेकिन आमतौर पे मार्केट में केवल उनको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ही दिया जाता है, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दिया नहीं जाता। तो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दोस्तों आप समझिए, ये टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के रिलेटेड आप जो भी बड़े क्रिप्टो करेंसी है उनको आप गो थ्रू करिए, उनके वाइट पेपर्स को आप स्टडी करिए। कॉइन के प्राइस ज़रूरी नहीं है, वाइट पेपर ज़रूरी है। वाइट पेपर आपको स्टडी करिए और ये देखिए कि इस तरीके से कॉइन क्यों आ रहे हैं। राइट, मुझे कोई पूछ रहा है कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी के प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं जबकि इतना सारा वो मार्केट में यूटिलिटी दे रहा है। मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई ये यूटिलिटी तब दे पा रहा है जब उनके कॉइन्स के प्राइस कम है। अगर उनके कॉइन्स के प्राइस 100-200 टका बढ़ने लगेंगे तो वो गैस फी के रूप में एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा। राइट, क्योंकि कॉइन्स का आपको यूटिलिटी जब आप कर रहे हो किसी टेक्नोलॉजी को, तो आपको पैसा देना पड़ रहा है वही करेंसी में, वही क्रिप्टो करेंसी में। तो जब आप वो सॉफ्टवेयर को, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए जो फंड दे रहे हो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर कॉइन की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। तो कंपनी हैज़ टू चेक कि ये कॉइन्स के प्राइस कम रहे, तभी तो जाके ट्रांसफ़र फी कम रहेगी, वरना बिटकॉइन जैसा हो जाएगा। और आज की डेट पे भी आप अगर दोस्तों देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ लोग बिटकॉइन किन से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। राइट, बिटकॉइन से बनी टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं, अल्टीमेटली दे आर यूजिंग सम अदर्स टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर द बिटकॉइन। फॉर एग्जांपल आप बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं, राइट, बिटकॉइन को ट्रांसफ़र करने के लिए। उसी तरीके से जो बिटकॉइन की कोर टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर सब चीज़ बिटकॉइन की यूज़ की जा रही है, वो तो नहीं हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली इट हैज़ बिकम सुपर जायंट एक्सपेंसिव, राइट, बिकॉज ऑफ देयर प्राइसिंग। तो जो रियल यूटिलिटी है वो हो पाए उसके लिए जो गैस फी है, नो डाउट इट इज़ देयर इनटू द परसेंटेज, लेकिन फिर भी कॉइन का जो प्राइस है वो धीरे धीरे एक लेवल पे बढ़ना चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन एकदम से नहीं कि भाई 100 टका बढ़ गया फिर जो 200 टका कम हो गया, तो अल्टीमेटली क्या है, आदान प्रदान करने में वो उसका भरोसा नहीं रहेगा पब्लिक को, पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ है। राइट, तो ये भी हमको समझना है, जानना है। राइट, ये चीज़ है। इसलिए अब सरकारें भी जो है वो स्टेबल कॉइन की तरफ सोच रही है कि वो भी अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करे। स्टेबल कॉइन का मतलब क्या है कि जिसके उतार चढ़ाव ना हो। राइट, तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल स्टेबल कॉइन का एग्जांपल हम ले सकते हैं USDT। तो टीदर जो कंपनी है, राइट, उन्होंने अमेरिकन डॉलर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, राइट, और वो उसके ऊपर से ट्रेजरी में फंड्स अपना रखते हैं। तो जो भी प्राइसेस डॉलर का है उसी हिसाब से आपको थीथर का प्राइस मिलेगा, USDT का। तो ये कॉइन को क्या कहेंगे, स्टेबल कॉइन, जो मार्केट के हिसाब से इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते, 100 टका 200 टका 25 टका 50 टका, ऐसा नहीं। राइट, इसको कहते हैं स्टेबल करेंसी। तो स्टेबल करेंसी भी लॉन्च की जाएगी आने वाले समय में, राइट, और इस स्टेबल करेंसी के थ्रू भी, राइट, क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग मार्केट में ये भी कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का कोई सॉवरिन बैकिंग नहीं है। जैसे कोई भी देश करेंसी लॉन्च करती है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, राइट, या तो गोल्ड तो अब नाम का है, राइट, गोल्ड के नाम पे बैकिंग तो कुछ होती नहीं है एक्चुअल में। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसी करेंसीज भी लॉन्च हुई है जो गोल्ड के साथ बैक्ड है, यानी कि गोल्ड का जो रेट है उसके हिसाब से बैक्ड है। अब वैदिक हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो एज पर वेदा गोल्ड के, सोने के सिक्के एक्चुअली करेंसी के आदान प्रदान होने चाहिए,
राइट, ये वेदा बताता है हमेशा। इससे हमेशा लोगों की सेफ्टी और प्रोटेक्शन बढ़ा रहेगा। किसी के घर पे सोना पड़ा भी है, स्पेंड नहीं हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अभी के टाइम पे हम सोने के सिक्के प्रैक्टिकल मार्केट पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि छोटी सी बिस्किट लेनी है, चिप्स लेनी है, तो आप वहां पर गोल्ड के कॉइन्स कैसे दे पाएंगे? तो ये भी सॉल्यूशन क्रिप्टो टेक्नोलॉजी में है। ये क्योंकि गोल्ड बैक्ड करेंसीज आ चुकी है थीथर की, जहां पर गोल्ड के भाव के अनुसार गोल्ड को एक्चुअल में बैक्ड अप करेंसी में रख के उसको प्रैक्टिकल मार्केट में यूज किया जा रहा है। राइट, तो ऐसी भी करेंसी का राइट अच्छा इंटरवेंशन हो, राइट, तो ये पूरे समाज को ज्यादा लाभ दे सकती है, दिलवा सकती है। ये ट्रांसफर के लिहाज से बेस्ट होगा, लेकिन वंस वी आर गोइंग टू यूज द टेक्नोलॉजी राइट फॉर द ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन का टेक्नोलॉजी हुआ या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेशन हो गया, इथेरियम का टेक्नोलॉजी, राइट, थर्ड पार्टी वैलिडेशन, ये जो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होगी आने वाले समय पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, राइट, तभी जाके इस कॉन्सेप्ट को हम सफल बना पाएंगे, राइट। और मुझे लगता है ये आने वाले समय में एक फ्यूचर होगा और पूरे डायनामिक्स को ही चेंज कर देगा क्रिप्टो करेंसी, राइट, खास करके ब्लॉकचेन। तो बस दोस्तों, राइट, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।